ओके सो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है सभी का अनअकैडमी के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। करता हूं आप सभी का स्वागत। दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट मई 2023 की एग्जामिनेशंस तो चल रही है, लेकिन सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023 की एग्जामिनेशन आने वाली है। वेल रियली स्पीकिंग, हमेशा बहुत अच्छा लगता है अपने सामने किसी और को कटते हुए देखना। मतलब एक बकरा जो इंतजार कर रहा है लाइन में कि मेरा नंबर कब आएगा, मैं कब कटूंगा, उस बकरे को तब अच्छा लगता है जब उसके सामने कोई और बकरा कटता है। वेल रियली स्पीकिंग, ना मैं आपको बकरा कह रहा हूं, ना मैं मई 23 वालों को बकरा कह रहा हूं, बट ऑल सेट एंड डन मैं यहाँ पर ये एक इशू को सॉल्व करने के लिए ये सेशन ले रहा हूं, जहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नवंबर 23 इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अमेजिंग चीज होती है टू विटनेस द फैक्ट के मई 23 वाले बच्चों की एग्जामिनेशन कैसे हो रही है। वेल मैंने आई विजिटेड द अमरावती सेंटर ऑफ द सीए इंटरमीडिएट अकाउंटिंग पेपर। बच्चों के रिएक्शंस देखने के लिए, वो जो रिएक्शंस होते हैं ना, जैसे ही वो सेंटर से बाहर आते हैं, वो रिएक्शंस काफी कुछ अपने आप में बयां करते हैं। कहते हैं ना, योर फेस इज द मिरर ऑफ योर हार्ट। आपके दिल में क्या चल रहा है वो आपके चेहरे पे बहुत बखूबी बयां हो जाता है। सो अकाउंटिंग का जब पेपर हुआ था और मैं जब सेंटर के बाहर खड़ा था और सब बच्चे जब वहां से बाहर आ रहे थे, तो रियली स्पीकिंग उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर मुझे समझ में आ गया कि अंदर कुछ तो झोल हुआ है। और फिर सारे बच्चों का एक यूनिफॉर्म स्टेटमेंट था कि पेपर इजी था बट पेपर काफी लेंथी था। वेल रियली स्पीकिंग, सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 वाले बच्चों को बहुत सारी चीजें यहां से सीखनी चाहिए मई 23 के स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मेरी जो प्लस की क्लास चल रही है, एकाग्रता बैच फॉर सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23, उसके अंदर मैं आपके लिए मई 23 वाले बच्चों को लेकर आऊंगा। उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे कि एग्जामिनेशन का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन आज हम लोग यहां पर मिले हैं एक बहुत ही स्पेसिफिक एजेंडा पे बात करने के लिए, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं, सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आप लोगों को सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 में ए ग्रुप देना चाहिए या दोनों ग्रुप देने चाहिए। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है दैट should we appear for one group or should we appear for both groups for CA intermediate। और ये सवाल बच्चों के दिमाग में कब से होता है? ये सवाल बच्चों के दिमाग में तब से होता है जब से वो सीए फाउंडेशन भी क्लियर नहीं करते हैं। Well, really speaking, when I travel across India to take marathons or for meetups, lot of students do meet me, और especially अभी जब एग्जामिनेशन फाउंडेशन की आने वाली है और उससे पहले मैं भी दिल्ली भी जाने वाला हूँ मैराथन्स लेने के लिए 3rd and 4th of June 2023 को। तो आप अगर दिल्ली में हैं और आप अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो 4th जून को शाम को 5 बजे हमने रखा है जनरल मीटअप। 4th जून है रविवार, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। शाम को 5 बजे है जनरल मीटअप, और वो मीटअप होने वाला है गालिब ऑडिटोरियम, ITO मंडी हाउस, नई दिल्ली में। तो आप भी मुझसे मिल सकते हैं। तो आप वहां पे देखेंगे कि मीटअप में जब बच्चे फाउंडेशन के मैराथन अटेंड करने आए तो एक कॉमन क्वेश्चन बच्चे वहां पे पूछते हैं कि सर हमें इंटरमीडिएट में क्या करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि अब वो फाउंडेशन की एग्जाम्स दे रहे हैं एंड दे आर वेरी क्लोज टू देयर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। सो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में सवाल चलता है कि हमें इंटरमीडिएट में एक ग्रुप देना चाहिए या दो ग्रुप देना चाहिए। वेल रियली स्पीकिंग, मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है, क्योंकि इस सवाल का जवाब और डिसीजन तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेना जरूरी होता है, जो आज के मेरे इस सेशन में मैं बताने वाला हूं। जितने भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं यूट्यूब पे, सबको मैं कहना चाहता हूं कि आपको इस सेशन को बहुत ही पेशेंटली देखना है, बहुत ही ध्यान से देखना है। ये सेशन के अंदर तकरीबन 60 to 75 मिनट्स के अंदर मैं अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूंगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे कुछ लर्नर्स के साथ कॉल पे कनेक्ट करूंगा जिनके कुछ पिन पॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, और आप उन प्रॉब्लम्स को सुनकर you can also get an idea that where actually are you standing। काफी बार ऐसा होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम होती है हमें खुद को पता नहीं होता है कि ये हमारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब मैं किसी और के मुंह से वो प्रॉब्लम सुनता हूं तो मैं उसको रिलेट कर पाता हूं, काफी रिलेटेबल होता है और मुझे लगता है कि हाँ यार, ये तो मेरी भी प्रॉब्लम है एक्चुअली। करेक्ट। सो बस यही चीज करने के लिए ये सेशन मैं ले रहा हूं। तो सेशन थोड़ा बड़ा रहेगा, थोड़ा लेंथी रहेगा, लेकिन सबको मैं कहना चाह रहा हूं, this session is really going to change your life। This session is going to help you to take this important decision कि आज मई 2023 में मैं एक डिसीजन लेता हूं कि सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023 में मुझे ए ग्रुप देना चाहिए या दो ग्रुप देना चाहिए। मैं यहाँ पे जनरल स्ट्रैटेजीज वगैरह तो बताऊंगा ही, जनरल बातें आपको बताऊंगा ही, लेकिन उसके बाद भी मैं आपके सामने यहाँ पे आज आपको ये क्वांटिफाई करके बताऊंगा
कि आप अपने कंक्लूजन तक कैसे पहुंच सकते हैं। आई एम गोइंग टू राइट डाउन सर्टन क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम गोइंग टू आस्क यू टू थिंक ऑन दोट क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू आस्क यू टू असाइन मार्क्स टू दैट क्वेश्चन, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्लास इंटरवल और अ रेंज कि अगर आपका स्कोर इस से इस रेंज के बीच में है तो आपको दोनों ग्रुप देना चाहिए, अगर आपका स्कोर इस से इस रेंज के बीच में है तो आप दोनों ग्रुप के बारे में सोच सकते हो, और अगर आपका स्कोर इस रेंज के नीचे है तो मेरे दोस्त आपको सिर्फ एक ग्रुप के बारे में सोचना चाहिए, जो कि डेफिनेटली ग्रुप 1 ही होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारा नॉलेज शेयरिंग होगा, और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट का जो आप ये अभी कोर्स अटेंड कर रहे हैं, जो शायद कुछ दिनों में बदलने वाला है, इस कोर्स को कहा जाता है न्यू सिलेबस फॉर सीए इंटरमीडिएट। वेल, कोई भी चीज नई कब तक होती है? जब तक उससे नया कुछ नहीं आ जाता। तो अभी जो आप कोर्स अटेंड कर रहे हैं, मैं उसको न्यू की जगह आई विल रादर नेम इट एज एन एग्जिस्टिंग सिलेबस। ये जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है, ये इंट्रोड्यूस किया था 1 जुलाई 2017 को, और तब उसका नाम रखा गया सीए इंटरमीडिएट। इसका जो प्रेडिसेसर था उसका नाम था आईपीसीसी, जो कि 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स। और उससे पहले जो कोर्स था उसका नाम था पीसीसी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 21 सितंबर 2006 में। वेल, इंस्टीट्यूट के इतिहास में मैं आपको बता देता हूं, ये इतिहास गवाह है इस चीज के ऊपर कि सीए की जो 3 एग्जाम्स होती है ना, उन तीनों एग्जाम्स में से ये वाला जो कोर्स होता है, ये सबसे क्रिटिकल होता है, सबसे टिपिकल होता है, और डिफिकल्ट शब्द शायद मैं यूज कर सकता हूं इन सारी चीजों की वजह से। अब मैं इसको डिफिकल्ट क्यों कह रहा हूं? बिकॉज रियली स्पीकिंग, आपकी मेच्योरिटी में कोई सडन चेंज नहीं होता है, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशंस में सडन चेंज होता है। हाउ डू आई डिफाइन, हाउ डू आई जस्टिफाई माई दिस स्टेटमेंट? ध्यान से सुनिएगा। तो आप इमेजिन करिए आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट का दिन, जिस दिन आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट लगा था, उस दिन जैसे ही आपने अपना रिजल्ट देखा, यू हैव सीन रिजल्ट, आपने स्क्रीन पे देखा पास, उस दिन तुरंत उस एक क्षण में, उस एक सेकंड में कुछ तो चेंज हुआ था। और वो कुछ तो पता है क्या चेंज हुआ था? कि दोस्तों, आप लोगों का स्टेटस चेंज हो गया था। स्टेटस का मतलब क्या है? उससे पहले आप लोगों का स्टेटस था कि आप सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन पास थे, और उस मोमेंट के बाद आपका स्टेटस चेंज हो गया, आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट बन गए। वेल, रियली स्पीकिंग, दैट्स अ गुड न्यूज दैट कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन, लेकिन इन सबके साथ आपसे एक्सपेक्टेशन कई एक्स बढ़ गई थी। सीए फाउंडेशन एक ऐसी एग्जाम है जहां पे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, वर्सेस सीए इंटरमीडिएट जहां पे 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। सीए फाउंडेशन के अंदर 4 में से 2 पेपर्स एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स होते हैं, जबकि सीए इंटरमीडिएट के सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, जहां पे आपको प्रॉपर आंसर्स लिखना पड़ता है। अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेबस के बारे में मैं बात नहीं करूं तो अच्छा होगा। इफ आई हैव टू स्टिल मेक अ कंपैरिजन, तो सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, इंटरमीडिएट का अकाउंट, सीए इंटर फाउंडेशन का लॉ और इंटरमीडिएट का लॉ, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो भाई साहब क्या ही कंपैरिजन बनेगा। फाउंडेशन के अंदर जहां पे आपने पढ़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और LLP एक्ट, partnership act, and just introduction. It was a very meager, very little introduction of the Companies Act 2013. लेकिन अगर मैं सीए इंटरमीडिएट के लॉ की बात करता हूं तो कंपनी एक्ट अपने आप में 50-60% टाइम कंज्यूम कर लेता है। एक लंबा चौड़ा सिलेबस डिफाइन होता है कंपनीज एक्ट का। बिल्कुल सही कहा आपने। इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे सेक्शंस, इतने सारे प्रोविजंस, इतने सारे केस लॉज, इतने सारे डॉक्ट्रिन्स, इतने सारे प्रोविजोस, हर एक चीज को घुस घुस के माइन्यूटली पढ़ना पड़ता है। वर्सेस सीए फाउंडेशन के अंदर अगर आप थोड़ा ऊपरा ऊपरी भी पढ़ रहे हैं तो काम चल जाएगा। एंड वहां पे फिर आपको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग ने भी सपोर्ट किया था, जैसा यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। इस कंपनीज एक्ट के अलावा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पढ़ना है। बच्चा थोड़ा फैसिनेट हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, तो इंटरमीडिएट के अंदर भी यही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा। वेल, रियली स्पीकिंग हकीकत ऐसी नहीं होती है। जब आप इंटरमीडिएट में आते हैं तो आपको पता है कि पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द डेप्थनेस of contract act what you've studied at CA foundation was very different versus as compared to CA intermediate. ये ठीक उसी की तरह है कि क्या आपको स्विमिंग करना आता है, मतलब क्या आपको तैरना आता है। अब तैरना आता है तो कोई बंदा कहता है हाँ, क्योंकि उस बंदे ने आज तक एक साफ सुथरे पानी में, स्विमिंग पूल के पानी में, लाइफ गार्ड के प्रेजेंस में स्विमिंग की है, तो उसको पता है कि उसकी जो रिस्क है वो बहुत ही मिनिमम है। अगर किसी भी पॉइंट पे वो डूब जाता है तो देयर इज अ लाइफ गार्ड स्टैंडिंग देयर जो उसको बचा सकेगा, उसको प्रोटेक्ट कर सकेगा। फर्दरमोर द वाटर इज वेरी
वेरी हाइजीनिक, द वाटर इज वेरी क्लीन, द वाटर इज ओजोनाइज, तो ना उसकी हेल्थ को कोई रिस्क है और ना उसको कोई रिस्क है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपको किसी ओशियन में छलांग लगानी है और ओशियन में स्विमिंग करके दिखाना है, तब जाकर आपको पता चलेगा कि रियल स्विमिंग क्या होती है, क्योंकि वहां पे कोई लाइफ गार्ड आपकी मदद के लिए नहीं आने वाला है, वहां पे पानी ओजोनाइज नहीं होता है, वहां पे पानी क्लीन नहीं होता है, वहां पे एक्वेटिक एनिमल्स आपका इंतजार कर रहे होते हैं। सो बस वहां पे उतना डिफरेंस आपको फील होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एट फाउंडेशन लेवल वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एट इंटरमीडिएट लेवल। फर्दर मूविंग अहेड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आप यहां पढ़ते हैं, जनरल क्लॉजेज एक्ट यहां पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आप पढ़ते हैं। मतलब ओवरऑल सिलेबस का वॉल्यूम अगर मैं कहूं तो कोई कंपैरिजन नहीं है, बट स्टिल अगर मुझे डिफाइन करना रहा तो बिलीव मी, अगर मैं सिर्फ लॉ की बात करता हूं तो फाउंडेशन लॉ वर्सेस इंटरमीडिएट लॉ, दैट विल मेक एटलीस्ट 3x to 4x डिफरेंस। अब ये जो 3x to 4x मैंने कहा है, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं आपको इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेबस, इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकलिटीज, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेक्शंस, इन टर्म्स ऑफ हाउ डीप यू नीड टू एंटर इनटू अ पर्टिकुलर थिंग। तो रियली स्पीकिंग, आप जिस पॉइंट पे ये सवाल पूछते हैं कि सर हमें इंटरमीडिएट में एक ग्रुप देना चाहिए या 2 ग्रुप देना चाहिए, उस पॉइंट पे आपको बहुत सारी जानकारी नहीं होती है। हमारी ये जो बैच इंटरमीडिएट की रेगुलर बैच है, एकाग्रता बैच जो अनअकैडमी प्लस पे, वो स्टार्ट हुई थी 13 फरवरी 2023 से, और उस दिन भी मुझे आज भी याद है, लेक्चर नंबर 1 में पहले लेक्चर में बच्चों ने यही सवाल पूछा था कि सर हमें एक ग्रुप देना चाहिए या 2 ग्रुप देना चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे तो बड़े फनी होते हैं, जो हमारे पास आते हैं और सीधा वर्डिक्ट दे देते हैं, ना उन्होंने केस सुना है, ना ओपनिंग स्टेटमेंट हुआ है, ना मुलजिम से मिले हैं, ना ही कोई एविडेंस सामने रखे, और उन्होंने तो वर्डिक्ट घोषित कर दिया है, सर मुझे सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 में सिर्फ एक ग्रुप देना है, विषय खत्म। भाई साहब, जब मैं उसको पूछता हूं आप हाउ डू यू रीच टू दिस कंक्लूजन, सो दे हैव सिंपली नो आंसर टू दिस, बस सर मुझे एक ही ग्रुप देना है क्योंकि दोनों ग्रुप मुझसे होने वाले नहीं। वेल, मैं यहां पे आज के सेशन में किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि क्या होने वाला है क्या नहीं, मैं आपके सामने एक वकील की तरह, एक एडवोकेट की तरह फैक्ट्स रखने वाला हूं, और ये फैक्ट्स रखने के बाद एक बैरोमीटर मैं आपको देने वाला हूं, एक रियलिटी चेक, एक लिटमस टेस्ट, एक टेस्ट चेक आपको देने वाला हूं, जिसकी मदद से आप लोग एक डिसीजन पे पहुंच सकेंगे। इसलिए मैं फिर से सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो सेशन है उसको दिल से सुनना है। आपने चैट नहीं की तो चलेगा, कम की तो चलेगा, लेकिन मुझे सबकी कमिटमेंट पूरी चाहिए कि अंशुल सर हम ये सेशन को दिल से अटेंड करेंगे, और ये सेशन के अंदर एक एक बात जो आप कह रहे हैं वो बात को अच्छे से सुनेंगे। हम नए सिलेबस की बात नहीं करेंगे, जो आने वाला है उसकी बात नहीं करेंगे, इवन दो उसका मेंशन है, वो मेंशन में लास्ट पॉइंट पे करने वाला हूं। लेकिन अभी के लिए आपको मैं बता देता हूं कि अपने दिमाग में ना सबसे पहले एक चीज बैठा लो कि सीए इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट्स हैं, 2 ग्रुप्स नहीं है। मुझे नहीं पता ये ग्रुप का कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि इट्स एज सिंपल एज जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल में पढ़ते समय हमें कभी नहीं पता था कि स्कूल के अंदर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। वेल, रियली स्पीकिंग, इफ यू रियली काउंट ऑन योर फिंगर टिप्स, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि आपके स्कूल के अंदर आपने कम से कम 12 से 14 सब्जेक्ट्स पढ़े। काउंट करवा दूं? लेट्स काउंट इट। सबसे पहले आपकी होती है फर्स्ट लैंग्वेज। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज थी इंग्लिश, नंबर 1। सेकंड लैंग्वेज होती है, कोई तो सेकंड लैंग्वेज हिंदी होती है, मेरी सेकंड लैंग्वेज थी। थर्ड लैंग्वेज होती है रीजनल लैंग्वेज, गुजरात में गुजराती, कर्नाटका में कन्नड़ा, महाराष्ट्र में मराठी। मेरी मराठी थी रीजनल लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, तो 3 लैंग्वेज। उसके बाद चौथी होती है ना चाहते हुए आप पे इंपोज करी हुई लैंग्वेज, दैट इज माय डियर फ्रेंड्स संस्कृत। तो 4 लैंग्वेजेस तो हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं मैथमेटिक्स पे। वेल, रियली स्पीकिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैथमेटिक्स, इट इज अबाउट अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। सो 2 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स के अंदर ऐड हो जाते हैं। तो 4 लैंग्वेजेस और 2 सब्जेक्ट, 6 लैंग्वेजेस। उसके बाद में जब आता हूं सोशल स्टडीज में, तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, 4 सब्जेक्ट्स यहां पर आ जाते हैं। तो 4 and 2 6 and 4 10 सब्जेक्ट तो यही हो गए। फिर मैं आता हूं साइंस में, तो साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 10 और 3 13 सब्जेक्ट्स यहां पर हो गए। फिर एक हो जाता है कंप्यूटर, और कुछ लोगों को ईवीएस, फिजिकल एजुकेशन या इस तरीके के कुछ और सब्जेक्ट्स भी होते हैं। ओ माय गुडनेस, मतलब 14 सब्जेक्ट्स हमने तकरीबन 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। 10th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट वाइज पासिंग क्राइटेरिया होता था 36%, जो मैंने सुना है, ठीक है, जितना मुझे पता है। मुझे एक बात बताओ, कभी भी हमने उस समय इस चीज के बारे में सोचा था, इस चीज पे ध्यान दिया था कि मेरे पास ये ऑप्शन है कि क्यों ना मैं ये 14 सब्जेक्ट्स में से 7 सब्जेक्ट पहले पास कर दूं और 7 सब्जेक्ट दूसरे अटेम्प्ट में पास कर दूं? कभी हमने
इस चीज के ऊपर सोचा? कभी हमने इस चीज के ऊपर सोचा हाइला 10th स्टैंडर्ड के अंदर एक सब्जेक्ट में 36 मार्क लाना है, 36 मार्क लाना कितनी बड़ी बात है? कभी हमने हमारा गोल 40 मार्क का सेट किया कि नहीं मुझे 40 या 36 मार्क ही लाना है? आंसर है नहीं। हमने हमेशा हमारे गोल्स को हाई रखा कि मुझे कम से कम 70% तो लाना ही लाना है। और जब मैं कहता हूं कि मुझे कम से कम 70% 80% लाना है, तो मैं हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल टारगेट भी 70-80 ही सेट करता था। मैं कभी उससे नीचे का सोचता ही नहीं था, मैं कभी इस चीज के बारे में सोचता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को वहां पे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि 14 सब्जेक्ट को मैं आधा आधा करके 2 ग्रुप में डिवाइड कर देता हूं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। तो कभी मैंने इस चीज पे सोचा ही नहीं कि क्यों ना मैं पहले 7 सब्जेक्ट दे दूं और फिर बाद में 7 सब्जेक्ट दे दूं। तो मेरे दिमाग में सवाल आता है, ये सवाल, ये जो सवाल पे जिस पॉइंट पे आज आप खड़े हो, उस पॉइंट पे 2008 में मैं भी खड़ा था, ठीक है। मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि फिर आखिर ऐसा क्या हो गया? मैं तो वही अंशुल हूं जो मैं 10th स्टैंडर्ड में था। तो जब अंशुल अग्रवाल जो 10th स्टैंडर्ड में था, जिसने 14 सब्जेक्ट पढ़े थे, जहां 36% चाहिए थे एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए, तब उसके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया कि मुझे आखिर एक सब्जेक्ट में 40 लाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, और या फिर क्या मुझे अगर ऑप्शन मिल जाए तो मैं 7-7 सब्जेक्ट करके 2 ग्रुप्स दे सकता हूं। कभी मेरे दिमाग में सवाल नहीं आया। तो उसी अंशुल अग्रवाल को आज क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया आज इस अंशुल अग्रवाल को कि आज ये अंशुल अग्रवाल हर एक सब्जेक्ट में 40 का टारगेट लेकर बैठा और डर रहा है कि मुझे 40 भी मिलेंगे? क्यों नहीं आज ये अंशुल अग्रवाल 10th स्टैंडर्ड की तरह 70-80 का टारगेट रख रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि आज ये अंशुल अग्रवाल 8 सब्जेक्ट पढ़ने से डर रहा है? और उसको क्योंकि सिर्फ एक ऑप्शन मिल गया कि अगर आप चाहो तो 8 सब्जेक्ट्स को एक साथ ना अपीयर करके 4-4 सब्जेक्ट्स को 2 एग्जाम में अपीयर कर सकते हो, तो क्यों वो ये आसान रास्ता चुन रहा है? ऐसा क्या हुआ है? ऐसा क्या चेंज हुआ है? तो कुछ बच्चे इसका आंसर देते हैं कि सर इसमें सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो ये चेंज हुआ है कि सर हमारा जो रियली स्पीकिंग सिलेबस काफी बढ़ गया। सर 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस काफी ज्यादा था और अभी सिलेबस काफी कम था और अभी सिलेबस काफी ज्यादा है। आप ये चीज नहीं समझ रहे। मैं आपको बताता हूँ, आप जो आंसर दे रहे हो ना वो किसकी तरह है, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो जिम के अंदर ना एक लड़का होता है जिसका वजन होता है तकरीबन 75 kg, ठीक है। मैं मेरी बात कर लेता हूं, ठीक है। मेरा वेट है, अभी मेरा वेट बढ़ा हुआ है, तकरीबन 79 kg मेरा वेट है। तो मुझसे पुलअप्स नहीं होते हैं, लिटरली नहीं होता है, क्योंकि मसल एंड्योरेंस नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, दुनिया भर की कमी है मेरे अंदर, ठीक है। मैं जब जिम में एक बार खड़ा था, बहुत पहले की बात है, तो मैंने देखा कि एक बंदा यार आराम से 10-12-15 पुलअप्स मार रहा है। पुलअप्स का मतलब पता है ना, खुद को ऊपर खींचना। तो पुलअप्स कर रहा है 10-12-15। मैं कर कैसे रहा है? तो मेरे पास एक दूसरा बंदा खड़ा था। मैंने पता है क्या किया? उसकी सक्सेस के अंदर कमियां निकालने की कोशिश की और उसकी सक्सेस में कमियां निकालकर मैं अपनी कमियों को छुपाना चाह रहा था। मैंने पता है क्या आंसर दिया? अरे उसका वजन 40 किलो है, 45 किलो है, इसीलिए वो उतना पुलअप कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने एक्सक्यूज क्या मारी? मैंने एक्सक्यूज क्या दी कि उसका वजन 40-45 किलो है, इसीलिए वो पुलअप कर पा रहा है। मेरा वजन 79 kg है, इसलिए मुझसे पुलअप नहीं होता है। बट यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि अगर उसका वजन 40-45 किलो है तो उसकी बॉडी के अंदर उतनी स्ट्रेंथ तो है कि वो एटलीस्ट खुद का बॉडी वेट उठा सके। It is not a comparison of 45 kg versus 79 kg. It's a clear comparison of can I take my own weight? क्या मेरी बॉडी में उतना एंड्योरेंस है, मेरी मसल में उतनी स्ट्रेंथ है कि मैं अपने ही शरीर का वजन उठा सकूं? अगर उसका वजन 45 किलो है तो डेफिनेटली उसके अंदर उतना एंड्योरेंस है कि वो खुद का वजन उठा पा रहा है। उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो 79 kg वाले बंदे का वजन उठाएगा। आप आज पता है क्या कर रहे हो? जब आज आप इस सवाल का आंसर ये दे रहे हो कि सर 10th स्टैंडर्ड के अंदर सिलेबस कम था, प्रेशर कम था, कंटेंट इजी था, आप यहां आज ये आंसर देकर आप अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा मत करो दोस्तों। 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस था वो उस समय के हिसाब से आपके लिए उतना ही डिफिकल्ट था जितना आज आपके लिए सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस है। दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब दो कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, जो भी बच्चे आज ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, मैं चाहता हूं एक एक बच्चा दिल से सेशन अटेंड करे। मां कसम बहुत तैयारी करके आऊं सेशन की, ऐसे हवा में 3 मार के अंधी पट्टी में सेशन नहीं ले रहा हूं मैं। 10th स्टैंडर्ड में जब आप जो भी कंटेंट पढ़ते थे, दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, तब वो कंटेंट आपको इतना आसान लगता था जितना आपको आज लगता है? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। अगर आप गौर से सोचेंगे ना तो उस समय आपको वो कंटेंट भी काफी मुश्किल लगता था।
काफी डिफिकल्ट लगता था। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मेरे दोस्त उस समय, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका ब्रेन, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी थी और उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो कंटेंट आपको डिफिकल्ट लगता था। अगर आप थोड़ा और फ्लैशबैक में जाते हैं तो लिटरली याद कीजिए, किसी जमाने में शायद आपने 2 के टेबल के लिए भी मार खाई होगी अपनी मम्मी से या अपने टीचर से, क्योंकि आपको इतना सा याद नहीं होता था कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आज अगर आपसे कोई भी 2 की टेबल पूछेगा तो आप आसानी से बता देंगे, लेकिन एक ऐसा समय था जब 2 का टेबल याद नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूं कि समय के साथ आपकी मैच्योरिटी बदलती है और मैच्योरिटी के साथ आपका एक्सपेक्टेशन बदलता है, और उस पॉइंट पे जो भी नई चीज आपके सामने होती है वो आपको मुश्किल लगती है, वो आपको डिफिकल्ट लगती है। तो आज अगर आप ये कह रहे हो कि सर मैंने 10th स्टैंडर्ड में 14 सब्जेक्ट एक साथ इसलिए दिए, या मैंने 10th स्टैंडर्ड में कभी 40 मार्क को अपना टारगेट इसीलिए नहीं माना क्योंकि उस समय का कंटेंट आसान था, उस समय का कंटेंट इजी था, तो आप ऐसा बोलकर खुद को डिसीव कर रहे हैं, खुद से झूठ बोल रहे हैं, खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है। बदला है अगर कुछ तो वो है हमारा सोचने का तरीका, हमारा नजरिया। और हमारा सोचने का तरीका और नजरिया इसलिए बदला है क्योंकि हमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक ऑप्शन दे दिया है कि अगर तुम चाहो तो 8 सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट के एक साथ ना अपीयर करके उसको 4-4 सब्जेक्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो, जिसको आप कहोगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2। मेरी लेक्चर के, मेरी बैच के पहले दिन में, मैं यूट्यूब पे तो सीए इंटरमीडिएट रेगुलरली नहीं पढ़ाता, आई जस्ट पुट अप सम रिवीजन वीडियोस, बट मेरी जो रेगुलर बैच चलती है अनअकैडमी प्लस पे, उस बैच के अंदर मैं पहले दिन से सब बच्चों के दिमाग में ठूस ठूस के एक बात करता हूं कि अपने जहन में एक बात उतार लेना कि मैं जो ये कोर्स कर रहा हूं, ये कोर्स के अंदर कोई ग्रुप 1 कोई ग्रुप 2 नहीं होता है। इट इज ऑल द मैटर ऑफ 8 सब्जेक्ट्स। ये 8 सब्जेक्ट्स हैं और ये 8 सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने हैं। वेल, लॉ के अंदर आप एक चीज पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जो लॉ का सिलेबस बताते समय मेरा रह गया था कहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर आप एक रूल पढ़ते हैं, उस रूल का नाम है हेडन्स रूल। और हेडन्स रूल को इट्स ऑल्सो नोन एज मिस्चीवियस रूल, है ना। मुझे बहुत पसंद है ये रूल, हेडन्स रूल और मिस्चीवियस रूल। पता है क्या कहता है कि कोई भी लॉ को अगर आप इंटरप्रीट करना चाहते हैं तो उसको इंटरप्रीट करने से पहले सबसे पहले ये देखें कि आखिर वो लॉ बना क्यों है। I mean, what was that one mischief which has taken place before that law was enacted? और अगर आपने वो mischief को समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि actually हुआ क्या था। Hayden's rule, मैं सही कह रहा हूं ना, यही है mischievous rule, यही है Hayden's rule। आज मैं आपको बताता हूं कि ICAI ने ये 2 ग्रुप्स क्यों बनाए। आपकी जानकारी के लिए, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, शुरुआत से सीए की, इंटर की एग्जाम कभी भी ऐसी नहीं थी जैसी आज आप देख रहे हैं। दिस एग्जाम नेवर हैड एनी ग्रुप कल्चर, एनी ग्रुप सिस्टम। एकदम शुरुआत की बात अगर की जाए तो ये एग्जाम बिल्कुल वैसी होती थी जैसी आपकी सीए फाउंडेशन की एग्जाम होती है। जैसे आपके फाउंडेशन में 4 पेपर्स होते थे, पहले किसी समय में इंटरमीडिएट में 6 होते थे, अभी जो नया सिलेबस आने वाला है उसमें भी 6 ही पेपर्स होने वाले हैं। तो पहले किसी समय में कोई कल्चर ही नहीं था ग्रुप का। मैं आपको बताता हूँ इंस्टीट्यूट ने इसको कैसे मैनेज किया था, बट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस आपके सिलेबस के लिए मैं यहाँ 8 सब्जेक्ट की बात करूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। पेपर नंबर 1 जो है अकाउंटिंग का पेपर, अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी लिखना है, रफ में स्क्रिबल लिख सकता है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि आपका अटेंशन कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है लिखने की वजह से अटेंशन कम हो रहा है तो अपने पेन गिरा दो, रख दो नीचे, पूरी बात ध्यान से सुनो, दिल से दिल के तार जुड़ के आपको मुझसे बात करनी। बस जो मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज आपको अपने दिलो दिमाग में उतारना है। बाद में ये नोट्स जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं या बाद में इसको पॉज करके लिख सकते हैं। करेक्ट। सीए इंटरमीडिएट आपके सिलेबस की बात करते हैं, 8 पेपर्स वाला जो सिलेबस है। पेपर नंबर 1 है अकाउंटिंग। ये जो पेपर है ये 100 मार्क का प्रैक्टिकल पेपर है। जो मैं आपके सामने ऑब्जर्वेशन रखने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना। 100 मार्क का प्रैक्टिकल पेपर है। पेपर नंबर 2 है लॉ, ये 100 मार्क का थ्योरी पेपर है। पेपर नंबर 3 जो है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि 100 मार्क का प्रैक्टिकल पेपर है। और पेपर नंबर 4 जो है वो है टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, 100 मार्क का प्रैक्टिकल पेपर है। तो अब सो कॉल्ड ग्रुप 1 पे अगर मैं यहां पर जाकर पॉज लगा देता हूं, एक फुल स्टॉप लगा देता हूं, तो मुझे पता चलेगा कि ग्रुप 1 के 4 पेपर्स में से मुझे 300 मार्क का प्रैक्टिकल पढ़ना है और 100 मार्क का थ्योरेटिकल सिलेबस पढ़ना है। ठीक है।
इंस्टीट्यूट ने जब ये सिलेबस डिजाइन किया तो उनके दिमाग में कभी भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 नहीं था। जैसे कि मैं आपसे बता रहा हूँ, हिस्टोरिकली इट वाज ऑलवेज 6 पेपर्स, आपके 8 पेपर, पहले 6 पेपर हुआ करते थे। पेपर नंबर 5 जो है वो है एडवांस्ड अकाउंटिंग। ग्रुप 2 में हम लोग पहुंच गए। एडवांस्ड अकाउंटिंग इज अ 100 मार्क प्रैक्टिकल पेपर, नो थ्योरेटिकल कंटेंट। पेपर नंबर 6 है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। ये किस टाइप का पेपर है बेटा जी? 100 मार्क का थ्योरेटिकल पेपर है। पेपर नंबर 7 है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नए सिलेबस में ये पेपर हट रहा है, तो बस आपको अपने अटेम्प्ट के लिए इसको सहन करना है। 100 मार्क का थ्योरेटिकल पेपर है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विल रिमेन, ईआईएस इज कंप्लीटली गोइंग ऑफ। और पेपर नंबर 8 जो है उसमें भी 2 सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, जहां पे 60 मार्क का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है प्रैक्टिकल और 40 मार्क का इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है थ्योरेटिकल। अब मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे सिर्फ ग्रुप 2 की, मेरी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ ग्रुप 2 की टोटल लेता हूं तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ ग्रुप 2 में 160 मार्क, ओनली 160 मार्क का प्रैक्टिकल है और 240 मार्क का थ्योरेटिकल कंटेंट है। ओनली 160 मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड 240 मार्क्स ऑफ थ्योरेटिकल। कभी आपने सोचने की कोशिश भी करी है इस चीज के ऊपर कि ऐसा भी कोई एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन हो सकता है? नहीं। इसीलिए आज का सेशन। कभी आपने सोचने की कोशिश करी है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या बाउली हो गई है, जो ग्रुप 1 के अंदर 300 मार्क का प्रैक्टिकल और ग्रुप 2 में महज 160 मार्क का प्रैक्टिकल? ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, इंस्टीट्यूट बाउली नहीं हुई है, बाउले हम हुए। ऐसा इसीलिए क्योंकि इंस्टीट्यूट के पर्सपेक्टिव से ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग नहीं है। इंस्टीट्यूट के नजरिए से अगर आप देखोगे तो ये सीए इंटरमीडिएट का कोर्स है, जिसके अंदर 8 पेपर है, जहां इंस्टीट्यूट ने 8 पेपर मिलाकर 460 मार्क का प्रैक्टिकल और 8 पेपर मिलाकर 340 मार्क का थ्योरेटिकल पोर्शन सेट किया। अगर आप एक सही तरीके से, सही नजरिए से देखते हैं तो इंस्टीट्यूट ने आपकी स्टडीज को इक्वलाइज किया, इक्वलाइज किया। इक्वलाइज का मतलब होता है 50-50। तो 50-50 का मतलब है अगर 800 मार्क की एग्जामिनेशन है तो उसमें से 400 का प्रैक्टिकल और 400 का थ्योरेटिकल होना चाहिए, ठीक है। आप अगर यहाँ पे ये बाइफर्केशन देखते हैं, इट्स नेक्स्ट टू इक्वलाइजेशन माय डियर फ्रेंड्स। इंस्टेड ऑफ 400 460 का प्रैक्टिकल है, इंस्टेड ऑफ 400 340 का थ्योरेटिकल है। बट ये एनालिसिस सिर्फ उसी बच्चे को समझ में आएगा या उसी बच्चे के पल्ले पड़ेगा जो पूरे 8 पेपर्स देने के बारे में सोचेगा। प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों की जब शुरुआत होती है सीए फाउंडेशन पास होने के बाद इंटरमीडिएट से, तो इंटरमीडिएट की जो शुरुआत होती है वो होती है ग्रुप 1 से। और जब ग्रुप 1 से इंटरमीडिएट की शुरुआत होती है तो माय डियर फ्रेंड्स, बच्चा ग्रुप 1 के प्रेशर में इतना दब जाता है, इतना टूट जाता है, इतना डर जाता है कि वो ग्रुप 1 के डर के बेसिस पर ग्रुप 2 की एक्सपेक्टेशन बिल्ड करता है और वो सोचता है कि अगर ग्रुप 1 इतना डिफिकल्ट है, ग्रुप 1 में मेरे इतने बैकलॉग लग गए हैं, ग्रुप 1 में इतना समय लगता है, इतना पढ़ना पड़ता है, तो ग्रुप 2 तो मुझसे मैनेज नहीं होगा और फिर मैं एक काम करता हूं, लेट मी गिव ओनली एंड ओनली वन। लेकिन उसको नहीं पता, लेकिन आपको नहीं पता कि आप जो ये डिसीजन लेने जा रहे हो, ये डिसीजन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। हेंस दिस सेशन। क्योंकि ग्रुप 1 इज, बिलीव मी, इज नॉट कैरिंग इक्वल वेटेज देन ग्रुप 2। आप सभी कॉमर्स के बच्चे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बच्चे हो, अंशुल सर आर्मी हो, आपको ये सारी चीज पता है, लॉजिकल है, कॉमन सेंस अप्लाई करके मेरे को जवाब दो। आपको नहीं लगता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं दे आर मोर टाइम कंज्यूमिंग देन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट? गिव मी सिंपल आंसर, yes or no. Don't you think so? Practical subjects are more vast than theoretical subject. Why do you go too far? Why don't you make a comparison between law and any other subjects of G1? अगर आपको रिवाइज करना है अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉस्टिंग वर्सेस आपको रिवाइज करना है लॉ, तो लॉ जल्दी रिवाइज होगा, लॉ को रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा, टैक्सेशन, अकाउंट्स, कॉस्टिंग को टाइम लगेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में टाइम लगता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में वॉल्यूम होती है। सर कितने क्वेश्चंस करेंगे? मैं कहता हूं मैं कॉस्टिंग में 400 क्वेश्चन करवाता हूं। 400 क्वेश्चन है ना, जो बच्चे मुझसे कॉस्टिंग पढ़े आपको पता है 400 क्वेश्चंस हमने किए हैं। अकाउंटिंग के अंदर तकरीबन 380 क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? लॉ जल्दी हो जाता है क्योंकि थ्योरेटिकल है, रिवाइज हो जाता है।
अरे मैं अनअकैडमी से पहले मैं अपनी खुद की अकेडमी चलाता था। आई वॉज नॉट जस्ट अ टीचर, आई वॉज एन अकेडमिशियन। बहुत सारे टीचर्स को काम पे रख के उनको सैलरी पे करता था, आवरली बेसिस पे करता था। मेरे को पता है कि लॉ का स्टैंडर्ड आवर्स बाकी सारे सब्जेक्ट से सबसे कम है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के ड्यूरेशन इतने ज्यादा होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा होती है, उसके नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा होता है, उसको टाइम ज्यादा लगता है, तो आपको नहीं लगता है कि ग्रुप वन इज सर्टनली मोर टाइम कंज्यूमिंग देन ग्रुप टू? आइडियल के सिनेरियो में कभी भी ये गलतफहमी में मत रहना कि G1 और G2 का जो रेशियो है वो 50-50 है। किसी भी चीज का रेशियो पकड़ लो, किसी भी चीज का मतलब नंबर ऑफ आवर्स का पकड़ लो, कॉम्प्लिकेशंस का पकड़ लो, नंबर ऑफ चैप्टर्स का पकड़ लो, किसी भी चीज का कोई भी पैरामीटर आप लेकर आ जाओ, कोई भी पैरामीटर, आपके दिमाग को कितना टेंशन होता है, वो टेंशन का भी रेशियो इक्वल इक्वल नहीं है। ये रेशियो है बेटा जी, इसको मान के चलो। अगर मैं बहुत ही कैलकुलेटेड आपको मैं बताऊं तो ये रेशियो आता है समवेयर अराउंड 57 एंड 43, और अगर अप्रोक्सीमेशन लेवल पे बताऊं ना तो 60 और 40। मतलब आप लोगों के लिए नहीं, 70-30 नहीं है, आप लोगों के लिए मैं बहुत डिटेल में इस चीज को लेकर बैठा था। मैं सच बता रहा हूं, मैंने अपने एनालिसिस के लिए 20 पैरामीटर्स बनाए। उन 20 पैरामीटर्स पे पूरे 8 सब्जेक्ट को मैंने स्कोर दिया, और वो स्कोर निकाल कर ये एग्जैक्ट नंबर तक मैं पहुंचा हूं कि G1 और G2 का जो वेटेज होता है वो 50-50 नहीं है। G1 इज 57, G2 इज 43। अभी आप किसी भी चीज में समझ लो, किसी भी चीज में। एक उदाहरण के तौर पे छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं, अनअकैडमी में नहीं, इंडिया में कहीं पे भी ग्रुप वन की सारी बैचेस जो है 3.5 महीना चलती है। मेरी बैच की अगर बात कर दूं, एकाग्रता बैच की, तो 13 फरवरी 2023 से लेकर 31 मई 2023 तक कितने महीने हो गए बेटा जी? 3.5 महीने ग्रुप वन की बैचेस चलेगी। ग्रुप टू की बैचेस टेंटेटिवली मान के चलिए 1 जून 2023 से चालू होगी, और जून जुलाई अगस्त मैक्सिमम 31 अगस्त 23 तक खत्म हो जाएगी। कितने महीने हो गए? 3 महीने। कैलकुलेशन आपके सामने, आपके सामने। मतलब मैं एज एन अकेडमिशियन, मैं फिर से कह रहा हूं, व्हाई आई बिकेम डायरेक्टर ऑफ अन अकेडमी सीए, व्हाई आई वाज चोजन बाय अन अकेडमी। क्यों अन अकेडमी ने 31 मई 2020 को मुझे अप्रोच करके ये कहा कि अंशुल सर आप हमारी सीए कैटेगरी खड़ी करो, बिल्ड करो। बिकॉज मैं सिर्फ एक टीचर नहीं था, मैं एक अकेडमिशियन था। ये सारे कैलकुलेशन, ये सारे आंकड़े मेरे सामने हैं। नंबर ऑफ चैप्टर्स गिन लो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिन लो, नंबर ऑफ कंसेप्ट्स गिन लो, थ्योरी की चीजों के लिए नंबर ऑफ पेजेस गिन लो। भाई साहब सारी चीजें अगर आप गिन लो ना, ए टू जेड सारी चीजें अगर आप गिन लो ना, ग्रुप वन का वेटेज ग्रुप टू से बहुत ज्यादा है। इसीलिए अगर कोई बच्चा ये कहता है ना कि भाई साहब ग्रुप वन के बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया है कि मेरा तो ग्रुप टू नहीं होने वाला है, तो आप पता है क्या कर रहे हो? आप प्रकृति के नियम को, इंस्टीट्यूट के लॉ को ब्रेक कर रहे हो। प्रकृति का नियम कहता है कि हम दिन में जगते हैं, रात में सोते हैं। कुछ लोग उसकी भी तौहीन करते हैं, वो रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं। Every single time, whenever you break the law of nature, any law of nature, you will have to face consequences for it. Do you agree with me? Similarly, whenever you will violate any law of ICAI, you will have to face consequences. बच्चे को ये लगता है कि अगर ग्रुप वन के अंदर इतना प्रैक्टिकल है तो ग्रुप टू में भी इतना प्रैक्टिकल होगा। मतलब बच्चा जो एक इनसेन माइंड से, या मैं कहूंगा अनइन्फॉर्म्ड माइंड से एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड करता है। वो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर ग्रुप वन में 300 मार्क की प्रैक्टिकल है तो बोथ ग्रुप मिलाकर 600 मार्क का प्रैक्टिकल होगा। अबे तेरे को किसने बोल दिया? ये तेरे को किसने बोल दिया? क्यों सुनी सुनाई बात पे जाता है? पर सर मैंने तो वो एक भैया का यूट्यूब पे वीडियो देखा था, हमारे सीनियर थे, वो इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक है। भाई सबसे बड़ी परेशानी वहीं से चालू होती है, सबसे बड़ी परेशानी वहीं से चालू होती है। तुम लोगों को अगर किसी को ये लगता है कि भाई टीचर्स लोगों का 10 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस जो है उसको ये एक स्टूडेंट का एक वीडियो सुपरसीड कर सकता है, तो आप बहुत गलत समझ रहे हैं, आप बहुत गलत समझ रहे हैं। That's now not how it is. अगर कोई स्कूल के अंदर क्रिकेट खेलने वाला बच्चा डबल सेंचुरी मार दे, वो विराट कोहली को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये चीज आपको समझना पड़ेगा।
अरे वो छोड़ो, अगर रणजी का भी कोई प्लेयर विराट कोहली का स्कोर ब्रेक कर दे तो भी वो विराट कोहली नहीं बन सकता है। एक चीज ध्यान रखना, विराट विल ऑलवेज सुपरसीड एनी अदर पर्सन। तो माना अगर कोई बच्चा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सारे बच्चों का रिस्पेक्ट करता हूं, मैं किसी बच्चे के अगेंस्ट नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन है। सोशल मीडिया एटिकेट, सोशल मीडिया एथिक्स, ये एक अलग चीज है। अगर आपको ऊपर वाले ने एक एक डोमिनेटिंग पोजीशन दी है, एक ऐसी पोजीशन दी है जहां पे दूसरे लोग आपकी बात सुने और आपकी बात से इन्फ्लुएंस हो, तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है कि मैं बहुत सोच समझकर बोलूं, क्योंकि मेरी बात के बेसिस पर लोग डिसीजंस लेते हैं। आई नीड टू check, I need to rectify, I need to verify each and every statement that I make. I cannot just come and open कुछ भी बकवास कर सकते हैं, कि सीए की एग्जाम तो ऐसी होती है, सीए की एग्जाम इज इजियर देन 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। सीए की जो एग्जामिनेशन होती है आखिरी 15 दिन, मतलब यू लुक एट द टॉपिक्स, ऐसा नहीं। ये एनालिसिस आपको हर कोई नहीं दे सकता है, ये एनालिसिस आपको समझना पड़ेगा, ये एनालिसिस देखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने अगर 460 मार्क और 340 मार्क को इक्वेट किया है, तो ये इक्वेट के पीछे, बैलेंस करने के पीछे रीजन क्या है? इंस्टीट्यूट खुद चाहती है कि बेटा तुम पहले सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ लो। क्यों ऐसा है? कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों है कि 460 मार्क के प्रैक्टिकल में से 300 मार्क के प्रैक्टिकल आईसीएआई ने ग्रुप 1 में क्यों डाले हैं? बिकॉज इंस्टीट्यूट को पता है कि दीज सब्जेक्ट्स विल नीड लॉन्गर पीरियड ऑफ प्रैक्टिस। तो बच्चा जब फाउंडेशन पास होकर फरवरी 23 में इंटर की पढ़ाई चालू करेगा फॉर नवंबर 23 एग्जामिनेशन, तो बच्चा फरवरी से लेकर नवंबर तक अकाउंट्स की, कॉस्टिंग की, टैक्सेशन की प्रैक्टिस करता रहेगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स बहुत वास्ट है। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने ग्रुप 1 के अंदर ये 3 सब्जेक्ट्स डाले हैं जो बहुत वास्ट, जो काफी डेप्थ में, काफी बड़े सब्जेक्ट्स हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाउ मच कॉन्टेक्स्ट इट मेक आई रियली डोंट नो। जो नया सिलेबस आने वाला है, उस नए सिलेबस के अंदर ये 8 पेपर्स को मर्ज करके 6 पेपर बनाया है। उन 6 पेपर में भी इंस्टीट्यूट ने ग्रुप 1 में 2 प्रैक्टिकल और 1 थ्योरी सब्जेक्ट रखा है, और ग्रुप 2 में 1 प्रैक्टिकल 2 थ्योरी सब्जेक्ट रखे हैं। अगेन देयर इज द सेम लॉजिक बिहाइंड इट। ये मॉरल और ये लॉजिक आपको कोई भी एक बार पढ़ाई करके एआईआर आया हुआ बच्चा नहीं बता पाएगा। ये एक एक्सपीरियंस से निकलेगा आप लोगों के लिए, ये आपको समझना पड़ेगा। जब कोई ग्रुप का कल्चर नहीं था, तब इंस्टीट्यूट 8 सब्जेक्ट की एग्जाम्स लेती थी। जब इंस्टीट्यूट 8 सब्जेक्ट की एग्जाम लेती थी, तब इंस्टीट्यूट ने ऑब्जर्व किया, आईसीआई ने देखा कि यार अगर कोई भी बच्चा 8 सब्जेक्ट के अंदर सपोज 37 मार्क लेकर आता है, और बाकी चाहे उसका स्कोर सपोज 400 से ज्यादा भी क्यों ना हो, तो भी वो बच्चा फेल होता है और उसको अगली एग्जाम में पूरे 8 पेपर वापस देने पड़ते थे। फाउंडेशन में यही रूल है, पता है ना आपको, कि आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए और सब्जेक्ट वाइज 40% आना चाहिए। इन एनी सब्जेक्ट इफ यू गेट लेस देन 40%, देन इन सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट ऑल द 4 सब्जेक्ट्स अगेन। क्लियर हुआ? फाउंडेशन में कोई एग्जामिनेशन का कंसेप्ट है नहीं है। किसी जमाने में सीए इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन भी ऐसी ही हुआ करती थी। तब 6 पेपर होते थे और 6 पेपर की एग्जाम होती थी, जहां पे 600 में से, अब मैं 6 पेपर इसलिए नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपके नंबर ऑफ पेपर्स का कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो 8 पेपर की एग्जाम में 400 के ऊपर एग्रीगेट लाना पड़ता था, विद द सेकंड कंडीशन दैट अ लर्नर, अ स्टूडेंट मस्ट स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स इन एवरी सिंगल सब्जेक्ट, एवरी सिंगल सब्जेक्ट। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको नहीं लगता है कि 8 सब्जेक्ट में से देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि बच्चे को किसी भी 1 या 2 सब्जेक्ट में 40 से कम मार्क मिल जाए, 37 मिल जाए, 38 मिल जाए, 39 मिल जाए, और वो बच्चे के ऊपर हार्डशिप होगी अगर उस 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क के चक्कर में उसको सारे सब्जेक्ट्स वापस देने पड़े। आपको नहीं लगता है कि इट वाज अ हार्डशिप ऑन द लर्नर? इंस्टीट्यूट ने इसको ऑब्जर्व किया, इंस्टीट्यूट ने ये चीज देखी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बच्चों के इस पेन को समझा और कहा कि यार ये तो सही में हार्डशिप हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जिस सब्जेक्ट में 50 ला रहा है 60 ला रहा है, 70 ला रहा है, उस जमाने में एग्जम्पशन का भी रूल नहीं था, लेकिन बच्चा जितने भी मार्क्स लेकर आ रहा है उसमें अननेसेसरी, फिर भी बच्चे का रिजल्ट फेल आ रहा है,
क्योंकि बच्चे को किसी एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स से कम मिले थे। हेडन्स रूल। व्हाई डिड सीए इंटरमीडिएट got group 1 and group 2? Why did Institute of Chartered Accountants of India added another slab in between of the 8 papers? This is the logic of that, to remove unnecessary hardship from their students. इंस्टीट्यूट ने कहा कि यार इस हार्डशिप को दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं? ये जो 8 पेपर्स है ना, इन 8 पेपर्स के बीच में एक पड़ाव डाल देते हैं। इस पड़ाव के ऊपर के 4 सब्जेक्ट्स को कहेंगे ग्रुप 1 और इसको कहेंगे ग्रुप 2। और अगर कोई बच्चा 8 पेपर एक साथ देता है तो हम क्या करेंगे, उसका टोटल रिजल्ट तो निकालेंगे ही बोथ ग्रुप का, उसके अलावा हम उसका इंडिविजुअली रिजल्ट भी निकालेंगे, सिर्फ ग्रुप 1 का और सिर्फ ग्रुप 2 का। तो अगर मेरे इस एग्जाम्पल में किसी बच्चे को अकाउंटिंग में 37 मिल रहे हैं, तो जब ये ग्रुप सिस्टम नहीं था तो उस बच्चे को पुराने सिस्टम में पूरे के पूरे 8 पेपर वापस लिखने पड़ते थे। लेकिन अब ग्रुप सिस्टम में पता है क्या होगा, उस बच्चे का रिजल्ट क्या आएगा, ग्रुप 2 पास, ग्रुप 1 फेल। मतलब अगले अटेम्प्ट में उस बच्चे को ग्रुप 2 के 4 पेपर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ ग्रुप 1 के पेपर देने, क्योंकि ग्रुप 1 के अकाउंट्स में उसको लेस देन 40 मार्क्स मिले। ये जो ग्रुप सिस्टम बना है, इट इज टू प्रिवेंट हार्डशिप फ्रॉम यू गाइस। इंस्टीट्यूट आगे बढ़ी, इंस्टीट्यूट ने देखा कि भाई साहब अगर यहाँ बच्चे को लॉ में 63 है तो इवन दो वो ग्रुप 1 में फेल है, बट अगर लॉ में 63 मार्क्स है, मतलब किसी सब्जेक्ट में अगर 60 मार्क्स से ज्यादा है, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये है कि वो बच्चा उस पेपर में प्रो है। और अगर वो बच्चा उस पेपर में प्रो है तो माय डियर फ्रेंड्स, अगली एग्जाम में हम उसको उसकी छूट दे देंगे। एंड देयर केम द कंसेप्ट ऑफ एग्जम्पशन। इंस्टीट्यूट ने सेट ऑफ का रूल बनाया। सेट ऑफ का मतलब यह है कि अगर मेरे ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट की टोटल 185 होती है और ग्रुप 2 के चारों सब्जेक्ट की टोटल 215 होती है, तो भी मेरा रिजल्ट आएगा बोथ ग्रुप पास। जबकि आइडियली मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, ग्रुप 1 फेल, ग्रुप 2 पास। लेकिन अगर मैं दोनों ग्रुप्स एक साथ देता हूं, अगर मैं दोनों ग्रुप्स एक साथ देता हूं, so my weaknesses in some subject will be compensated or set off with the strengths in some other subjects. That is the concept of set off. सर एक बात बताइए, अगर मैं दोनों ग्रुप अलग अलग करके देता हूं तो मुझे सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा? फिर तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा। ये तमाम जो बेनिफिट्स हैं, आप एक बार कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिवली सोच के देखिए, आपको नहीं लगता ये सारे बेनिफिट्स इंस्टीट्यूट ने आपको प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं? आपको नहीं लगता है कि ये जितने भी बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स से आपका रिजल्ट बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा? लोग यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस बना बना के डालते हैं, इंस्टीट्यूट रिजल्ट मैनिपुलेट करता है। ये मैं कहता हूँ पूरी तरह गलत नहीं होंगे, पर जो अच्छा किया है उसके बारे में तो बात करो कोई। अब आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। इंस्टीट्यूट ने ये ग्रुप का सिस्टम क्यों बनाया, मैंने आपको समझा दिया। लेकिन बच्चों ने पता है क्या किया, इसका भाई साहब अलग ही इंटरप्रिटेशन ले लिया। बच्चों ने इस पॉजिटिव चीज को अलग ही डायरेक्शन में ले लिया और बच्चा कहता है कि नहीं भैया, हम लोग ना एट अ टाइम एग्जाम ही एक ही ग्रुप की देंगे, हमने तो 2 ग्रुप देना ही नहीं है, हमने तो एग्जाम ही एक ही ग्रुप की देना है। अब यहाँ पे थोड़ा टाइमलाइन लगाते हैं। आप में से सभी लोग यहाँ पे वो है, मैक्सिमम लोग जो सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 पास कर आए, करेक्ट? आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट कब आया था? रिजल्ट की डेट क्या थी? 3 फरवरी 2023। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। आपकी सीए इंटरमीडिएट की ग्रुप 1 की जो बैच है वो कब से चालू हुई थी? 13 फरवरी 2023। मैं अपनी बैच की डेट बता रहा हूँ, इंडिया में मोटा मोटी 2-4 दिन आगे पीछे सब जगह यही बैचेस चालू। अब ये टाइमलाइन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 13 फरवरी से लेकर दोस्तों 31 मई 2023 तक हम ग्रुप 1 के लिए टाइम देते हैं। मतलब ग्रुप 1 की क्लासेस, ग्रुप 1 की सेल्फ स्टडी, ग्रुप 1 का होमवर्क, क्लास वर्क, सब कुछ। और तुरंत अगले दिन 1 जून 2023 से
हम लोग हमारे ग्रुप 2 की क्लासेस चालू करते हैं जो चलेगी अगले 3 महीनों तक, जिसका टारगेट रखा है 31 अगस्त, लेकिन हमारी बैचेस 15 अगस्त के बाद खत्म होना चालू हो जाएगी। अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग डेट्स पे खत्म हो जाएंगे। ये हमने टाइम निकाला है G2 के लिए। उसके बाद सितंबर महीना पूरा सेल्फ स्टडी, अक्टूबर महीना पूरा सेल्फ स्टडी, टेस्टिंग, टेस्ट सीरीज इज इंपॉर्टेंट, दोनों ग्रुप क्लियर करना है। टारगेट सेट कर लो, कम से कम 50 पेपर मेरे को सॉल्व करने हैं, कम से कम 50 फुल सिलेबस इवैल्यूएटेड टेस्ट देनी है। और 0 माइल में आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जहां पे आपके लिए इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज है। अन अकेडमी का एक नया प्रोडक्ट है zeromile.co.in, वेबसाइट जाकर चेक कीजिएगा। यू कैन नॉट बी बेस्ट until you test. Now, सितंबर अक्टूबर में पढ़ाई करके आपको देनी एग्जाम। टेंटेटिवली शाहरुख के बर्थडे के दिन 2 नवंबर 23 के दिन आपके पेपर्स चालू हो जाएंगे। क्लियर हो गया? नाउ आइडियली इंस्टीट्यूट ने ये टाइमलाइन क्यों बनाई है कि बच्चा जब फाउंडेशन पास होता है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने आपको मिलते हैं पढ़ाई के लिए? इंस्टीट्यूट की प्लानिंग के हिसाब से आपको यहां पर मिलते हैं 9 मंथ्स। इंस्टीट्यूट कहता है कि ये 9 महीनों में आपको 8 सब्जेक्ट्स पढ़ना है और 8 सब्जेक्ट की तैयारी कर कर नवंबर 23 में एग्जाम देकर उसको पास करना है। अगर सपोज आप नवंबर 23 की एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, मतलब इसके बाद का सफर कैसा होगा वो भी मैं आपको बता दूं। नवंबर 23 का रिजल्ट आपका आएगा तकरीबन जनवरी एंड 2024 में सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आता है। अगर आप उसमें अनसक्सेसफुल हो गए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने पढ़ाई करिए और फिर अगली अटेम्प्ट दे सकते हैं मई 2024। अगर दोस्तों सीए इंटरमीडिएट कर रहे हो ना, तो जैसे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अलग अलग रिजर्व्स मेंटेन करते हैं, ठीक उसी तरह आपको अपने पास एक एक्स्ट्रा रिजर्व रखना चाहिए, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का, एंड दैट इज मई 24 अटेम्प्ट। कि इंस्टीट्यूट कहता है कि भाई नवंबर 2023 में अगर आप 8 सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए तो वर्स्ट केस सिनेरियो जनवरी में रिजल्ट आने के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप मे चॉइस की तैयारी कर लेना। अब बच्चा देखो इस सिस्टम को डिसीव कैसे करता है। एक्चुअली बच्चा सिस्टम को नहीं, बच्चा खुद को डिसीव करता है। कैसे डिसीव करता है मैं आपको बताता हूं। जहां बच्चों को ये 9 महीने मिलते हैं ना, बच्चे ये 9 महीनों में सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। जो बच्चा सिर्फ एक ग्रुप के बारे में सोचता है वो बच्चा क्या करता है, वो सिर्फ 4 सब्जेक्ट की तैयारी करता है। नवंबर की एग्जाम होने के बाद पूरा टाइम वेस्ट होता है, सेल्फ पैम्परिंग में टाइम निकालता है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, किसी को बुरा लग रहा है तो एडवांस में क्षमा मांग लूंगा, बट एक बड़ा भाई होने के नाते, आपका अंशुल भैया होने के नाते मैं आपको कड़वा ही सही पर सत्य जरूर कहूंगा। नवंबर की एग्जाम खत्म हो जाने के बाद सेल्फ पैम्परिंग करता है, खुद को खुद ही से कहता है मैं हाइला बहुत मेहनत कर रहा हूँ पिछले बहुत महीनों से, अब मेरे को थोड़ा वेकेशन की जरूरत है, थोड़ा टाइम पास की जरूरत है, थोड़ा कॉलेज जाने की जरूरत है, थोड़ा घर गृहस्थी बसाने की जरूरत है, थोड़ा है ना एनएसपी करने की जरूरत है। बच्चा, उसको पता है कि मेरी नैया सही नहीं है, मेरी नैया डूबी पड़ी है, फिर भी वो रिजल्ट तक का इंतजार करता है। और कहीं तो रिजल्ट से कुछ दिन पहले या रिजल्ट आने के बाद ये 3 महीनों में वो ग्रुप 2 की तैयारी चालू करता है और बाकी के 4 सब्जेक्ट्स पढ़ता है यहाँ पे इन 3 महीनों में। जरा उस नादान परिंदे को पूछ, उस बंदे को पूछ कि तू ये 4 सब्जेक्ट्स 3 महीने में कैसे कर लेगा। जो तीर तूने पहले 8-9 महीनों में नहीं मारा, वो तीर तू 3 महीने में कैसे मार लेगा। मैं ये चीज आपको कहना चाहता हूँ। मैं किसी के भी डिसीजन को यहाँ डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी के भी डिसीजंस को मैं यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके सामने पहले सत्य रख रहा हूँ और फिर मेरे लिटमस टेस्ट आपके सामने रखूंगा। जो बच्चा सिर्फ एक ग्रुप देने के बारे में सोचता है, वैसे अभी भी मैं क्लियर कर दूं, अगर कोई बच्चा सिर्फ एक भी ग्रुप देना चाहता है, that should be group 1 only. It is a very wrong decision to start your intermediate journey with group 2 only. It is a clear cut absolutely and oh no at all. बच्चा यहाँ पे इजी रास्ता ढूंढता है
कि ग्रुप 2 के अंदर ज्यादा थ्योरी है, सर आई एम प्रो इन थ्योरी, मुझे थ्योरी अच्छी आती है तो मैं ग्रुप 2 की पेपर पहले दूंगा, बच्चा ये गलत डिसीजन लेता है। ऐसा मत कर, अभी बता रहा हूं ऐसा मत कर। अगर आपको बाय चांस इतने सारे प्रवचन के बावजूद भी अगर आप ये कंक्लूजन पे आते हैं कि मुझे एक ही ग्रुप की एग्जाम देनी है, इट हैज टू बी कंपल्सरीली G1 ओनली, नेवर एवर डू दिस एडवेंचर विद योरसेल्फ टू स्टार्ट विद G2, डोंट डू दैट। मुझे एक चीज पता है, जो पहले 9 महीने में नहीं कर सके, बाद के 3 महीनों में क्या ही मार लोगे तीर यार, सच बता। और एक चीज बता देता हूं, जो बच्चा डिसीजन लेता है कि मैं इंटरमीडिएट नवंबर 2023 में सिर्फ ग्रुप 1 अपीयर करूंगा, उस बच्चे की कहानी देखो क्या है। उस बच्चे का जो बिजी टाइम है, इट इज फार लेस देन हिज आइडल टाइम। सर ये कैसे बोल सकते हो आप, बताऊं मैं कैसे बोल सकता हूं, अभी बता देता हूं। 13 फरवरी 2023 से इसकी बैच चलेगी 31 मई तक, और जब तक वो बिजी है, बहुत बिजी है, जब तक दिन रात क्लासेस कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, नहाने का टाइम नहीं, जाने का टाइम नहीं, 1 जून से मेरा ये पट्टा 30 अक्टूबर, सॉरी 31 का महीना होता है, 31 अक्टूबर तक खाली है। नंबर ऑफ डेज गिन लो, फरवरी के बचे 18 दिन, मार्च, अप्रैल और मई, 110 दिन उसका बिजी टाइम। 30 days of June, July, August, September, October, 153 days उसका idle time है। His idle time is far more than his busy time। आपको पता है क्या होगा? वो बच्चे जो डिसीजन लेते हैं कि मुझे सिर्फ एक ग्रुप देना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं दोनों ग्रुप देना ही चाहिए, मेरी बात सुनो थोड़ा, मैं आपको आज तीसरा ऑप्शन दूंगा जो आपके दिमाग में भी नहीं है। वो बच्चे जो डिसीजन लेते हैं कि भाई साहब हाइला मैं तो अपनी जिंदगी से पस्त हो गया, खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, मुझे समझाने की कोशिश करते हैं कि सर मेरा बैकलॉग बहुत है, सर मैं सोच रहा हूं कि सर मेरा बैकलॉग कवर कर लूं, नहीं तो मैं G2 नहीं कर पाऊंगा। वो बच्चे बाद में पता है क्या करते हैं, 1 जून के बाद उनकी प्रोडक्टिविटी का ग्राफ नीचे आने लगता है। बिल्कुल नीचे आने लगता है। ये प्रोडक्टिविटी आप कभी भी ध्यान रखना, टाइम इज बेस्ट यूटिलाइज्ड व्हेन इट इज स्कार्स, टाइम इज वेस्टेड व्हेन इट इज अबंडेंट। समय अगर कम हो तो उसका बहुत बेहतरीन यूज होता है, समय अगर ज्यादा हो तो समय हमेशा वेस्ट होता है, ये चीज ध्यान रखना। जब तक आप बिजी हो, जब तक टीचर्स ने आपको ऑक्यूपाई करके रखा है, जब तक आपकी लाइव क्लासेस चल रही है, माना उस समय आप टीचर को गाली दोगे, माना उस समय आप खुद को कोसोगे कि भाई साहब मैं कितना बिजी हो गया हूं, मेरे पास कुछ करने का समय नहीं है। अगर मेरे पास समय होता था तो मैं ये कर लेता था। एक दिन ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे पास वो समय होगा, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि उस दिन समय वेस्ट हो जाएगा। उस दिन तुम्हारे पास सुबह जल्दी उठने का कारण नहीं रहेगा। आज की तारीख में मैं तुमको ये चीज कह देता हूं, मैं अभी एक टाइमलाइन तुम्हारे लिए बनाऊंगा जहां पे तुम्हारे जिंदगी में एक ऐसी सुबह आएगी जिस सुबह तुम्हारे सामने अंशुल अग्रवाल नहीं बैठा होगा। आज हर रोज सुबह 8 बजे तुम्हारे सामने अंशुल अग्रवाल बैठा होता है। 13 फरवरी से तुमको आदत है ग्रुप 1 अकाउंटिंग के लिए सुबह सुबह ये नादान परिंदा तुम्हारे सामने, ये घटिया सी चेहरा ये लेकर तुम्हारे सामने हाजिर हो जाता है कि तुमको तंग करने, तुमको परेशान करने, तुमको डांटने के लिए आ जाता है। एडवांस्ड अकाउंटिंग के अंदर भी ये नादान परिंदा तुम्हारे सामने आएगा, सुबह 8 बजे ही आएगा। यस, एडवांस्ड अकाउंटिंग भी मैं लूंगा, सुबह 8 बजे ही लूंगा, ताकि आपको मेरी आदत ना छूट जाए। लेकिन एक सुबह ऐसी होगी जिस सुबह आपके पास उठने का कोई कारण नहीं होगा, एक ऐसी सुबह होगी जिस सुबह आपकी कोई क्लास नहीं होगी, एक ऐसी सुबह होगी जिस पूरे दिन आपकी कोई क्लास नहीं होगी, एक ऐसी सुबह होगी, वो सुबह आपकी होगी दोस्तों 1 सितंबर 2023 की। मैं आज आपको दिखा रहा हूं आपका रियलिटी चेक। आपका सीए इंटरमीडिएट का जो टोटल सफर है, उस टोटल सफर को मैं 3 फेजेस में डिवाइड करता हूं, बहुत अच्छे से समझ। और ये मैं सिर्फ अनअकैडमी के लर्नर्स की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी जगह से आप क्लासेस करो, किसी भी जगह से आपका सफर इसी तरीके से चलेगा। ये है आपका स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 1 ये वो स्टेज है जहां पे आपकी G1 की क्लासेस चलेगी। ये स्टेज नंबर 1 आपका चलेगा कब से कब तक,
13 फरवरी 2023 से लेकर 31 मई 2023 तक कितने महीनों का है? 3.5 महीनों का। फिर आपका आएगा स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 जब आपकी G2 की क्लासेस चलेगी, ये वो स्टेज होगा जो आपका चालू होगा टेंटेटिवली 1 जून 2023 से, और ये स्टेज आपका चलेगा 31 अगस्त 2023 तक, जो चलेगा 3 महीने। इन दोनों स्टेजेस में आपकी क्लासेस रहेगी। अगर मैं स्टेज 1 की बात करता हूं तो आप रोज 2 घंटा अकाउंट्स की क्लास करते हैं, 1.5 घंटा लॉ की क्लास करते हैं, उसके बाद 2 घंटा डीटी करते हैं। सपोज ऑन एन एवरेज निकाल लेता हूं, एवरेज 1 घंटा आईडीटी का पकड़ता हूं। किसी ने कर लिया है, किसी ने नहीं किया है, 1 घंटा। मैं फिर से कह रहा हूं ये सेशन जनरल सेशन है, नॉट जस्ट अन अकेडमी स्टूडेंट्स। और 2 घंटा कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो 2, 4, 6, 8.5 आवर्स की आपकी क्लासेस होती है। और क्लासेस के बाद में फिर आप यहां पर करते हैं सेल्फ स्टडी ऑब्लिक होमवर्क ऑफ ग्रुप 1। जब ग्रुप 2 की क्लासेस चलेगी, 2 घंटा एडवांस्ड अकाउंटिंग, 1.5 घंटा ऑडिटिंग, 1.5 घंटा ईआईएस एंड एसएम, और 2 घंटा एफएम। तो 2, 4, 5, 6, 7 आवर्स की आपकी क्लासेस। क्लासरूम का ड्यूरेशन ही कम हो गया है। देख लो, जो मैंने आपको 5743 का मैट्रिक्स दिया था, वो 5743 का मैट्रिक्स यहीं पे फिट हो गया है। जहां G1 की क्लासेस 8.5 घंटा चलती है, G2 की क्लासेस itself will be for 7 hours, itself will be for 7 hours। इसके अलावा यहां पर आप करेंगे सेल्फ स्टडी एंड होमवर्क ऑफ G2, और एक नई चीज यहां पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा फॉर सेल्फ स्टडी ऑफ G1। यू विल नीड टू मेक अ प्लान। कौन बनाएगा प्लान? मैं बनवाऊंगा आपके साथ। मेरी प्लस की क्लास में मेंटरशिप सेशन होगा इसके ऊपर। मेरा जब आखिरी दिन होगा अकाउंटिंग का 31 मई को, उसके पहले ये मेंटरशिप सेशन मैं लूंगा। दिन के हिसाब से, वार के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से ये प्लानिंग आपको मैं करवा के दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, मैं करवा के दूंगा। हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, मैंने बोला है। ये पूरा पीरियड अगर आप देखते हैं ना, तो इस पूरे पीरियड में यू आर कीपिंग योरसेल्फ टू मच ऑक्यूपाइड इन क्लासेस। I should say around 1/3 of the day is going into classes. Another, 50% of the classes time is going into homework and self studies. You may feel that I am very scarce of time. मेरे पास समय बहुत कम है। अगर मेरे पास समय होता था, मां कसम मैं फोड़ देता था, 0 माइल के सारे टेस्ट पेपर अभी सॉल्व कर देता था। पता है ना सभी को, 0 माइल इज अ न्यूली लॉन्च्ड वेंचर ऑफ अनअकैडमी, जहां पे सीए के बच्चों के लिए डेडिकेटेड इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बनाया। बताऊंगा मैं आपको उसके बारे में भी। तो आपको ये फील होता था कि भाई साहब सब कुछ मैं कर लेता था। ठीक है, वो भी दिन आएगा बेटा जिंदगी में। ऊपर वाला हर एक वैरायटी का दिन आपको देता है। और ये आ गया आपका थर्ड स्टेज, स्टेज नंबर 3, जो पूरी तरह सेल्फ स्टडी का स्टेज है, जहां पे आपकी कोई क्लास नहीं होगी। एक सुबह ऐसी होगी जिस सुबह आप जब उठेंगे तो आपके पास उठने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि उस सुबह आपको ये नादान परिंदा नहीं दिखेगा। एक सुबह ऐसी सुबह होगी जिस दिन आप अपनी मर्जी के मालिक होंगे। उस दिन के पहले तक आपको लगता था कि मां कसम अगर एक ऐसा दिन मिल जाए ना, तो मैं उस दिन में फोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, ऐसे पूरी दुनिया को मैं ही जीत लूंगा। समझ रहे हैं आप? मतलब अलेक्जेंडर के बाद मैं ही हूं इस दुनिया का राजा, मैं ही हूं अकेला बस। आपको ऐसा फील होगा। लेकिन मेरे दोस्त, जिस दिन वो दिन आएगा और जिस दिन वो सुबह आएगी, मेरे से लिखवा के ले ले। आज मई 2023 में मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आपके यहाँ पे 4 से 5 से 7 दिन अगर वेस्ट नहीं हो गए, तो मेरा नाम बदल देना। ये वेस्ट होकर रहेंगे, क्योंकि ये 4, 5, 7 दिनों में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अब मैं करूं तो करूं क्या। क्योंकि अब तक तो टीचर हमें बताता था, अच्छा सुबह इतने बजे से इतने बजे ये सब्जेक्ट की क्लास, 15 मिनट का ब्रेक, फिर ये क्लास। तो मुझे सिर्फ उसको ओबे करना था, मुझे सिर्फ उसको फॉलो करना था।
लेकिन जिस दिन ये सुबह होगी उस दिन मुझे कोई बताने वाला नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे आदत हो गई है। आई हैव बिकेम अडिक्टिव। मैं अभी से आपको ये समझा रहा हूं। इस पॉइंट पे ये आपके पूरे इंटरमीडिएट की जर्नी का सबसे क्रिटिकल स्टेज है। इस क्रिटिकल स्टेज को आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना है। आई एम अश्योरिंग यू, मैंने पहले की भी 2 बैचेस में करके दिखाया। मैंने लास्ट तक आपके मेंटरशिप सेशंस लिए हैं और मैं आपके मेंटरशिप सेशंस लूंगा। ये क्रिटिकल स्टेज में भी मैं आपके साथ रहूंगा, मेंटरशिप सेशंस लूंगा। लेकिन ये क्रिटिकल स्टेज में जो नहीं करना है वो मैं अभी बता दूं। इस क्रिटिकल स्टेज में आपको कोई रिवीजन क्लासेस नहीं देखनी है। इस क्रिटिकल स्टेज में आपको कोई अदर क्लासेस नहीं देखनी है। इस क्रिटिकल स्टेज में आपको कोई स्क्रीन टाइम नहीं देना है। इस क्रिटिकल स्टेज में आपको पूरी तरह सेल्फ स्टडी करनी है। इस क्रिटिकल स्टेज में आपको सिर्फ और टेस्ट एंड इवैल्यूएशन करना है। खुद को एक कमरे में बंद करना है इस दुनिया के हर तरीके के, मतलब मॉरली एक तरीके से आपको बंद करना है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव अप योर फोन, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी यूजफुल इफ यू नो हाउ टू यूज इट। If you don't know how to use it, then my dear friend, it can be a poisonous, it can be toxic for you. You need to divide your time. You need to allocate a defined time that this is the time when I'm going to use social media in my entire day. This is how I'm planning a day. हर रोज मुझे एक पेपर सॉल्व करना ही है। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चों का पेन होता था, अंशुल सर एक टेस्ट सीरीज रेकमेंड कर दो सर, कहां पे अच्छी टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्योंकि सर मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं पर मुझे पता नहीं कितने मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सर समझ नहीं आ रहा है। आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही 0 माइल मैंने बनाया है। आपकी जानकारी के लिए 30 मार्क के पेपर है, 60 मार्क के पेपर है, 100 मार्क के पेपर है, मल्टीपल पेपर्स है, और 72 आवर्स में पेपर चेक करवा के दे रहा हूं। प्रोफेशनली पेपर सेट हो रहा है, प्रोफेशनली पेपर चेक हो रहा है, और अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर चल रहा है 50%। बाद में ऑफर कम होने वाला है, अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो आपको ये चीज समझनी है कि मुझे ये 2 महीने बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी करनी है। बच्चा यहां सबसे बड़ी गलती ये करता है, जो आप में से भी कुछ लोग करेंगे, वो ये 2 महीने में पता है क्या करेंगे। अच्छा, अंशुल सर के प्रोफाइल पे दिख रहा है अंशुल सर अभी लाइव है, क्योंकि मेरी तो उस समय इंटरमीडिएट May 24 की बैच चालू रहेगी, है ना। अंशुल सर के प्रोफाइल पे दिख रहा है, अच्छा अंशुल सर अभी लाइव है, हाँ अच्छा चलते हैं अंशुल सर की क्लास में, फिर मेरे क्लास में आएंगे, फिर तुम मेरे क्लास में आओगे, मैं तुम्हें इज्जत भी दूंगा, सीधी बात है, तुमसे मैं प्यार करता हूं, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। सपोज फॉर एग्जांपल मेरी क्लास के अंदर यहाँ पे सिमरन सिंह आई, तो सिमरन सिंह मेरे कहा में हाय छोटू, हाय डॉट, कैसे हो, क्या हो, उसको भी बड़ा अच्छा मस्त महसूस होगा, है ना। बच्चे भी उसको लिखेंगे सिमरन दीदी, हाय मैं सीनियर दीदी, सिमरन दीदी ऐसे नाम से संबोधित करेंगे, उसको भी बड़ा अच्छा महसूस होगा। भाईला मेरे को इतनी इज्जत मिल रही है, इतना स्पेशल अटेंशन मिल रहा है, 2-4 फॉलोअर बढ़ जाएंगे इंस्टाग्राम पे, है ना, थोड़े 2-4 लोगों के आप क्रश बन जाओगे, 2-4 लोग आपके साथ फ्लर्ट कर लेंगे, आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। मैं आपको सपोज रेज अ हैंड फीचर यूज करके कॉल भी कर दूंगा, चलो आपकी इज्जत के लिए मैं कॉल भी कर दूंगा, वो भी आपको अच्छा लगेगा। एंड ऑफ द डे हाथ में क्या आया, बाबा जी का ठुल्लू, टाइम हो गया वेस्ट। फिर तुम अंशुल सर की क्लास एग्जिट करोगे, फिर तुमको दिख रहा है निशांत कुमार फेमस है, निशांत कुमार की क्लास है, चलो उसकी क्लास में, फिर तुमको, अच्छा सिलसिला या रुकता नहीं है, तुम इतना फुटेज इकट्ठा करने के पीछे जाते हो कि फिर तुम फाउंडेशन की क्लासेस में भी घुसोगे। हाय सर, मतलब देखो आई रिस्पेक्ट, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, और इतना सच आपका भाई बताएगा और कोई नहीं बताएगा। दोपहर की मेरी फाउंडेशन की क्लास होती है, उस पे आएंगे, हाय सर आई वाज मिसिंग यू, आपकी बहुत याद आ रही थी इसीलिए आप लाइव देखे, इसलिए आपके सेशन में आ गए। मतलब देखो, मतलब मुझे भी ये पढ़ के अच्छा लगेगा, चलो बहुत अच्छी बात है, मेरे को इतने लोग मिस करते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में पता है क्या चलेगा भाई, तो अगर मेरे को सही में मिस करता था तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देता था, मेरे को वहीं ठीक लगता था, तो यहाँ पे आकर टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। क्योंकि आप जब वहां पे आओगे ना, आपको बाकी बच्चों की फुटेज मिलेगी, हाँ ओहो सीनियर दीदी, सिमरन दीदी, अले क्या चल क्या रहा है भाई।
10 बार आपका हाथ जाएगा आपके फोन पे, आपका फोन आपसे एक एक 2 फीट की दूरी पे 10 बार आपका हाथ जाएगा। थोड़ी देर अगर फोन में नोटिफिकेशन नहीं बजाना, आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा। हाइला, कहीं मेरा नेटवर्क तो नहीं चला गया, तो खुद ही फोन हाथ में लोगे, खुद ही उसकी लाइट लगाओगे, अनलॉक, आजकल तो फेस से ही अनलॉक हो जाता है ना, खुद का चेहरा दिखा के अनलॉक करोगे और चेक करोगे नोटिफिकेशन आया तो, कि नोटिफिकेशन कोई याद क्यों नहीं कर रहा भाई मुझे, आधा घंटा हो गया, एक नोटिफिकेशन नहीं, मां कसम आधा घंटा हो गया। ठीक है, आधा घंटा नोटिफिकेशन नहीं बचा, खुद ही एक हाथ को नोटिफिकेशन भेज दोगे, एक हाथ को मैसेज भेज दोगे, हाय व्हाट्सएप, क्या कर रही है, क्या चल रहा है, बस उसको उठा के रख दिया शायद। खुद मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं आपको आपका आईना दिखा रहा हूं। आपको आपका आईना दिखा रहा हूं जो ये 2 महीनों में होगा। भाई साहब, ऐसे सोचने सोचने में ना 4-5 दिन निकल जाएंगे। आज मैं क्या पढ़ूंगी, अच्छा नहीं, पहले दिन तो मोटिवेशन होगा इसकी ऐसी की तैसी, मां कसम आज तो ना पूरा के पूरा एडवांस्ड अकाउंटिंग रगड़ देंगे, ऐसा अंदर से फील होगा, ऐसा मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन के साथ दिन चालू होगा। आज की सुबह मैं आपको रिक्रिएट करके दिखा रहा हूं, आपका 1 सितंबर 2023 का सुबह। अन अकेडमी से कहीं से भी क्लास करो, आज क्लासेस खत्म हो गई। रोज सुबह 8 बजे क्लास होती है, आज सुबह उठना है, अलार्म भी भरा है। अलार्म को आदत है ना, वो तो नादान परिंदा है, फालतू आदत है, 7:45 बजे बज जाता है, अलार्म बजेगा 7:45 बजे, अपन ने कर दिया उसको बंद। मम्मी बोले बेटा आज उठना नहीं है, बेटा कीर्ति बेटा उठना नहीं है आज, नहीं मम्मी आज क्लास नहीं है ना, आज बैच खत्म हो गई, क्लास खत्म हो गई, आज थोड़ा आराम से सो लो, इतने टाइम से पिछले 6 महीने से क्लास चल रही, मैं सोई नहीं, आज मैं सो लेती। 8 की, 8:30, 8:30 की, 9, 9:30 की, 10, 10 बजे उठे। उठने के बाद थोड़े रिग्रेट से उठे हो, समझना, थोड़े रिग्रेट से उठे हो, क्योंकि आज आपका टारगेट था। कल तो आपने क्या सोचा था, मां कसम चाहे क्लास खत्म हो गई तो भी मैं वही रूटीन फॉलो करूंगी, वही टाइम टेबल फॉलो करूंगी जो अंशुल सर ने बताया, 8 बजे बोले तो 8 बजे बैठूंगी बैठूंगी, लेकिन आज आप उठे 10 बजे रिग्रेट के साथ। उठे नींद से उठने के बाद वॉशरूम, वॉशरूम का काम सही मायने में समझो ना 10 से 12 मिनट में निपट जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं उससे ऊपर बैठ के तो पाइल्स हो जाएगा, बवासीर हो जाएगा, लेकिन हमारे साथ ऐसा होता नहीं है ना, इंक्लूडिंग मी। हमारे साथ वॉशरूम के अंदर जो जाता है ना, वो हमें बहुत परेशान करता है। हाँ, आप वॉशरूम में साथ में किसी को लेके जाते हो, अबे मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ, मोबाइल की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा जो कार्यक्रम 10 से 12 मिनट में होना चाहिए, वो कार्यक्रम में 20-25 मिनट कहाँ निकल जाते हैं, और जब तक घर वाले बाहर आकर दरवाजा नहीं पिटपिटाते, अरे बेटा मर गए क्या कि जिंदा हो, तब तक हम बाहर नहीं निकलते हैं। ये हकीकत है, ये लिटरली हकीकत है। आप किसी भी डॉक्टर को जाके पूछ लेना, साइंटिफिकली प्रूवन है कि 10 से 12 मिनट से ज्यादा वॉशरूम में बिताने पे बवासीर हो सकता है। पर क्या करें, हमें तो अंदर फोन में क्या भाई साहब, सीरियसली टाइम किधर निकलता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल वो रील तो बहुत गंदी हो गई है ना, ये बस एक के बाद एक, और वो भी आपका कैश मेमोरी ऐसे पकड़ता है भाई साहब, ऐसे पकड़ता है, उसको आपका प्रेफरेंस समझ में आ जाता है। 2-4 कंटेंट आपने देखा कि नहीं, अच्छा पहले तो किसी जमाने में उंगली की जरूरत होती है, आजकल तो वो भी नहीं है बेटा, सारा काम ही अंगूठे से हो जाता है। मेरा तो फोन है नहीं अभी मेरे पास, ऐसा फोन पकड़े, हाँ बस ऐसा ऊपर, बस ऐसा अंगूठे से ऊपर, ऐसा, अरे क्या है भाई। मम्मी ने चिल्लाया 10:30 बजे, वॉशरूम से बाहर, वॉशरूम से बाहर आए, फिर नाश्ता करने बैठे। मम्मी आज क्या डाल रहे हो, भूखे शेर के सामने डालो कुछ नाश्ते में जबरदस्त। 1 सितंबर का दिन रिक्रिएट हो रहा है आपका। अच्छा अंदर से कहीं ना कहीं रिग्रेट भी हो रहा, हाइला आज अकाउंट्स पढ़ना था, चलो 8 से 10 कोई बात नहीं, अकाउंट्स का टाइम निकल गया, अब मेरा टाइम है ऑडिट का, अगला टारगेट है 11 बजे मैं ऑडिट पढ़ने बैठूंगी। ठीक है, 10:30 बजे वॉशरूम से बाहर आने के बाद ग्रैंड वेलकम होता है आपका, है ना, उसके बाद में मम्मी लगाती है नाश्ता। भाई तेरी माँ कसम, नाश्ता करने तो ऐसे बैठे कि आज ऐसा लग रहा है कि दुनिया में अन्न खत्म हो जाएगा, इतना टूट के खाएंगे, इतना टूट के, मतलब ऊपर से नीचे से हर जगह से आवाजें आ रही है, फुल ऑन नाश्ता खा रहे हैं, फुल ऑन बकासुर की तरह, भूखों की तरह नाश्ता खा रहे हैं। अब नाश्ता खाने के बाद और 11 बज गई है, ऑडिट पढ़ने बैठना है। ठीक है मम्मी बस मैं जाती हूँ, मम्मी बस रख देना, ये प्लेट वगैरह उठा लेना, डाइनिंग से मैं जा रही हूँ, मेरा ऑडिट का पढ़ने का टाइम हो गया है। ऑडिट पढ़ने के लिए गए रूम में, ऑडिट की किताब खोली और
बैठे पलंग पे, क्योंकि रोज तो क्लास चलती है तो बैठते टेबल पे, आज बैठे पलंग पे। पलंग पे बैठे ऑडिट की किताब खोले। An audit is an independent examination of financial statement of an entity, irrespect. An audit is an audit is an examination of financial statement of an entity, irrespective of its size and legal form. When such an examination is conducted with the view of expressing an opinion, आप अपना काम कर रहे हैं, पेट में बैठे आलू के पराठे अपना काम कर रहे हैं, 15 मिनट बाद काम करते हैं यार, थोड़ा सो लेते हैं, बहुत टाइम है ना अभी, आज तो 1 ही सितंबर है, एग्जाम को भी 2 महीने हैं, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। बस 15 मिनट का अलार्म भरता हूँ, 15 मिनट बाद उठ जाऊंगा। और ये बुक को क्या करता हूँ, दिखावा करने के लिए, ये सपोज बुक है, दिखावा करने के लिए इसको अपनी छाती पे रख के सोएंगे, है ना, बिल्कुल ऐसा छाती पे खुला रख के सोएंगे, ताकि छाती के अंदर ही चला जाएगा ये ऑडिट पूरा। ठीक है, 15 मिनट बाद भाई माँ कसम मम्मी के हाथ के परोठे इतने जबरदस्त बचे ना कि किसी अलार्म में मजाल है जो आपको उठा सके। वो ऐसा नैप होता है, ऐसा नैप होता है कि सीधा नींद खुलेगी 1:30 बजे। जब 1:30 बजे उठोगे एक बार ऐसा फील होगा, माँ कसम पिछले 6 महीनों से मैं ये सुकून को मिस कर रहा था, पिछले 6 महीनों से ये सुकून मैं मिस कर रहा था। रोज इस समय निशांत सर हमको तलते थे, पकौड़ों की तरह तलते थे दोपहर को 1:30 बजे टैक्सेशन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर भाई साहब EISSM चलता था, कैसे ही बर्दाश्त होता था रोज 1:30 बजे। आज कितना अच्छा महसूस हो रहा है मुझे कि मैं सो रहा हूँ। 1:30 बजे नींद से उठे, मम्मी आएगी, 2-4 दिन मम्मी भी प्यार से बात करेगी, फिर तो देखो मम्मी भी असलियत पे आएगी, सर पे हाथ घुमाए, उठ गई मेरी बेटी, आजा बेटा कीर्ति, खाना बनाया तेरे लिए, मस्त खाना बनाया, आजा बेटा बाहर, बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद मेरी बेटी आज दोपहर में सोई है, आजा तेरे लिए मस्त खाना बनाया बाहर, आजा। मम्मी आपको बुलाएगी बाहर, खाना खिलाएगी। हाँ हाँ, आपको भी ये स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छा लग रहा है, क्योंकि माँ बाप से घर में इज्जत बहुत कम ही दिन पे मिलती है, तो आज वो दिन है जहाँ माँ बाप से आपको इज्जत मिल रही है। आ गए, खाना खा लिए, खाना दबा के खाए, माँ कसम ऐसा टूट के खाए, दुनिया भर की 6 महीने की गपशप मम्मी के साथ निकाल दी, बुआ के बारे में बात, चाची के बारे में बात, मामी के बारे में बात। इंसान को पता ही नहीं है वो कौन से शहर में बैठा है, और उस इंसान को बातों बातों में दुश्मन बना लिया, उसको इतना कोस दिया कि उसको हिचकी आ आके उल्टी हो गई है, इतना उसको कोस दिया भाई साहब। ठीक है, इतनी बातें दुनिया भर की, फिर फोन अपना चल ही रहा है, दोस्त का मैसेज आ गया, हाय हाउ वाज योर फर्स्ट डे ऑफ सेल्फ स्टडी, I have completed my accounting. I woke up at 8 o'clock. I studied audit. Oh भाई साहब, अब अंदर गिल्ट ने जन्म ली। क्या मैं सुबह से निठल्ली नाकामी की तरह कुछ नहीं कर रही हूँ, और मेरा दोस्त सुबह से मेरी फ्रेंड इतना नहीं, अब तो मैं पढ़ूंगी। 1:30 के बाद खाना खाने में 2 सवा 2 बज गए, अगला टारगेट है 3 बजे, नेक्स्ट टारगेट है 3 बजे। मम्मी मैं 3 बजे आज टैक्सेशन पढ़ने बैठ रही हूँ, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मेरे को बाहर मत बुलाना, 7 बजे तक 4 घंटा बैठ के रगड़ने वाली हूं मैं खुद को टैक्सेशन में, 4 घंटा माँ कसम। 3 बजे माँ कसम रोने धोने के बाद थोड़ा पढ़ना बैठोगे, 1-1.5 घंटा पढ़ाई करोगे, फिर मन करेगा कि थोड़ा बाहर जाकर घूम लो, टहल लो, क्योंकि रोज तो शाम को 5 बजे ना, मैंने तो इवनिंग कभी देखी नहीं है, मेरे घर की बालकनी में छत में मैंने तो कभी ऐसे चिड़ियाओं को उड़ते हुए, बच्चों को खेलते हुए ऐसे कभी देखा ही नहीं, क्योंकि रोज तो मैं इस समय क्लास में होती थी। हाँ, एवरीथिंग विल अपीयर वेरी न्यू टू यू, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हर कुछ आपको नया लगेगा, क्योंकि आप वो सारी चीजें मिस कर रहे थे। बिलीव मी, इससे शाम होगी, शाम से रात होगी, और पूरा दिन आप रिग्रेट में जाओगे। At the end of the day, there will be only one thing left: regret, regret, regret. मैंने आज का पूरा दिन वेस्ट कर दिया, मैंने आज का पूरा दिन नहीं पढ़ा। अगर आप एक दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हो, 3-4 दोस्तों का, कि सेल्फ स्टडी के लिए ग्रुप बनाना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ ग्रुप स्टडीज होनी चाहिए। आपस में बात करोगे, शाम को रूल बनाओगे कि सबको दिन की रिपोर्टिंग देनी है, क्या आज दिन भर में तुमने क्या क्या पढ़ा है। फिर पता है वहां पे शुरुआत होगी एक झूठ की क्योंकि आपके मन में तो आप जानते हो कि आपने आज 24 घंटे में मात्र 1-1.5 घंटा पढ़ाई की है, लेकिन आप मैसेज लंबा चौड़ा बनाकर भेजोगे, पूरा लंबा चौड़ा, आज मैंने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया। वो एक झूठ बोलते समय पहली बार आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मां कसम सच बोल रहा हूं,
झूठ नहीं बोलूंगा, उस दिन के बाद आपकी एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत होगी और वो नई प्रवृत्ति होगी झूठ बोलने की। उस दिन के बाद आपको झूठ बोलने पे कोई रिग्रेट नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उस दिन के बाद आपको झूठ बोलने की आदत हो गई। हर रोज आप अपने ही दोस्तों को अपने ही बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करेंगे, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को अपनी झूठी रिपोर्टिंग देंगे, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, जबकि आपने खुद किया नहीं। और आपको यहाँ पर ये नहीं पता है कि आप झूठ अपने दोस्तों से नहीं, आप झूठ अपने आप से बोल रहे हो, खुद से बोल रहे हो, और ये आपका सबसे बड़ा फेलियर होगा। अगर आज आपने खुद से झूठ बोला तो आपका फेलियर होगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 7 दिन निकलते हुए दिखेंगे, और जैसे जैसे कैलेंडर पे दिन को क्रॉस करते जाओगे आपको रियलाइज होगा कि मैं कुछ नहीं कर रही हूं। और यहाँ पे फिर आपके मन में किसी दिन एक नया वीडियो से, किसी एक इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट के वीडियो से एक नए थॉट का जन्म आएगा। एक काम करती हूँ, नवंबर 23 में लेट मी गिव ओनली ग्रुप 1। अब मैं शेर, या फिर एक काम करते हैं, मुझे इस बार अब रैंक लाना है, मां कसम। एक हाथ सुबह ऐसी होती है, देखो सुबह ऐसी उठते हैं जैसे अपन महाराणा प्रताप या शिवाजी महाराज, सिंहगढ़ आज ही जीत लेंगे अपन 21 दिन में, ऐसा उठते हैं सुबह अपन। तो ऐसा वो सुबह भौकाल मचता है हमारे अंदर, ऐसा लगता है कि मां कसम आज तो ना ये नवंबर 23 का अटेम्प्ट स्किप करते हैं और मई 24 का अटेम्प्ट देंगे, ऑल इंडिया रैंक लेकर आएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरे को बहुत बार ऐसे मैसेजेस आते हैं रात को 2 बजे 2:30 बजे, किसी के अंदर का भौकाल 2-2:30 बजे उठता है, किसी का भौकाल 4 बजे उठता है, और किसी का भौकाल 8-9 बजे उठता है डिपेंड करता है। तो जिसके जब भौकाल उठते हैं वो मेरे को मैसेज करते हैं, जैसे भी नंबर निकाल लेते हैं मैसेज कर लेते हैं, ठीक है, मैसेज करते हैं, सर आई वांट टू टॉक टू यू अर्जेंटली। साहब मतलब भैया तो अर्जेंटली ऐसे लिखते हैं जैसे डायपर में सुसु कर दिया हो तुरंत, सर आई वांट टू टॉक टू यू अर्जेंटली, इतना जबरदस्त लिखते हैं। ठीक है भाई, क्या बात होगी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। फिर जब भी मैं नींद से उठता हूँ मेरी टीम मैसेज करती है, वी विल कनेक्ट यू टू अंशुल सर, ये वो, फिर बात होती है। बाद में कन्वर्सेशन किया, सर देखो सर, पहले तो कन्फेशन, सर बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, मेरे को पता है सर मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, मेरी गलती है। मतलब खुद को तो इतना कोसेगा मां कसम, जैसे खुद को कहते हैं ना रस्सी से बांध के खुद ही अपने हाथ से मार रहा हूं, इतना कोसेगा खुद को, और फिर बोलेगा सर अब तो नहीं होता सर, सर मैं आपसे वादा करता हूं सर आप मेरे को मौका दे दो सर। मेरे को तो इतनी इज्जत देगा, पूरी बैच में मेरे को इतनी इज्जत नहीं दी देगी जितनी इज्जत वो 5 मिनट के फोन कॉल पे दे देगा मेरे को। सर बस आप एक बार बोल दो, सर आप एक बार बोल दोगे ना सर, बस मेरे को अच्छा लगेगा कि मैंने सही डिसीजन लिया। बेटा क्राइम खुद ने करना है और मेरे मुंह से उगलवा रहा है, ये तो वो वाली बात होगी क्राइम खुद ने करना है और मेरे मुंह से उगलवा रहा है, क्यों? क्योंकि बाद में इसी को सपोर्टिंग स्टेटमेंट यूज करेगा। क्या सपोर्टिंग स्टेटमेंट की तरह यूज करेगा? नहीं नहीं मम्मी देखो अंशुल सर ने बोला था कि अगर आप नवंबर 23 नहीं देते हो, मई 24 देते हो ना, और अगर ऑल इंडिया रैंक लाते हो तो ये अच्छा डिसीजन है। आप सुनना चाहते हो सुनो, देखो मैं आपको अंशुल सर की रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं उन लोगों के फोन कॉल ही काट देता हूँ जो मेरे को फोन करके कॉल को रिकॉर्ड करते हैं। आई नो कुछ लोग आउट ऑफ फैंटेसी करते होंगे, चलो सर से बात कर रहे हैं कॉल को रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट अगर कभी भी आगे करना है सिखाता हूँ, सामने वाले की परमिशन लो और फिर बाद में करो कि सर मैं चाहता हूं कि ये मेमोरी रहे इसलिए मैं इस कॉल को रिकॉर्ड कर सकता हूं क्या? कुछ लोग है फोन उठाता हूं मैं, योर कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड, मैं तुरंत कट कर देता हूं, बात ही नहीं करनी मेरे को, बात ही नहीं करनी, विषय खत्म फिर बाद में क्या अपने इसी चीज को औजार हथियार बना के यूज करते हैं। मम्मी ये देखो अंशुल सर ने कहा था, फोन कॉल ऑडियो सुनो, अंशुल सर ने कहा था क्या है भाई ये, क्या है ये? जो बच्चा सिर्फ एक ग्रुप देने की सोच रहा है, कहीं ना कहीं आप ये पूरी टाइमलाइन से सोचो कि आप कितना टाइम वेस्ट करने वाले हो ये एक चीज अपने दिमाग में रखना, योर आइडल टाइम इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन योर बिजी टाइम। तो सर हम करें तो करें कैसे, हाउ डू वी डू? सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आता हूं कुछ पैरामीटर्स, और वो पैरामीटर्स के बाद में आफ्टर वी डिस्कस ऑन दोस पैरामीटर्स, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दूसरे विषय पे कि आपको ऑप्शन 1 जाना चाहिए, ऑप्शन 2 जाना चाहिए, या फिर एक नया ऑप्शन 3 आपके सामने आना चाहिए। आई होप सबको ये सेशन समझ में आ रहा है, आई होप सबको क्लैरिटी हो रही है, क्लियर? अपने रजिस्टर्स में आएंगे सभी जने मेरे साथ, और जो मैं लिख रहा हूं उसको लिखेंगे, एक एक सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं,
उस सवाल को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, इलेबोरेट करूंगा। आपको इस तरीके से उसके ऊपर सोचना है कि एज इफ अभी सिर्फ दो लोग बात कर रहे हैं, एक हूं मैं और दूसरे हैं आप। जो भी बात मैं कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है? तो ये चीज आपको समझना है, करेक्ट? अभी एक बहुत बड़ा सवाल जो आपके सामने आएगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे, पेन चलना बंद हो गया है एज यूजुअल। एक बहुत बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में अभी आएगा इस पॉइंट पे, वो ये है दैट हाउ डू आई डिसाइड इफ आई शुड स्टार्ट विथ G2? How do I decide that if I should start with group 2? ये सवाल का जवाब मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, आज आपकी मदद करने वाला हूँ। तो ये सवाल का जवाब हम कैसे लेंगे? यू आर गोइंग टू चेक योर स्टेटस एज ऑन टुडे। ये एनालिसिस अगर आप कभी भी करते हैं अप टू 31 मई तो चलेगा, फॉर नवंबर 23 अप टू 31 मई 23। और जो भी बच्चे बाद में इसको रिकॉर्डेड देखेंगे किसी भी अटेम्प्ट के लिए, ये सारी कन्वर्सेशन एप्लीकेबल है, बस डेट्स आप उस हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? सो 31 मई तक आपकी जीवन की बैचेस चलेगी ना, तब तक का आपको स्टेटस देखना है, ये रियलिटी चेक करना है आपको। तो सबसे पहला सवाल जो मैं यहाँ पे आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप मेरे साथ लिख रहे हैं ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, अच्छे से सुन रहे और समझ रहे और एक एक चीज को बहुत ही पर्सनलाइज तरीके से आप कनेक्ट कर रहे हैं। इस मैंने गलत लिखा है, आर लिखना चाहिए था। आई विल चेंज इट। Are your all classes of G1 completed? पहला सवाल, क्या आपका G1 का सारा क्लासेस हो चुका है क्या? जब मैं कहता हूं सारा क्लासेस का मतलब है एज ऑफ टुडे। नहीं, आंसर मत दो प्लीज, डोंट गिव मी आंसर। मुझे आंसर नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है? मुझे आंसर नहीं चाहिए। जब मैं सारा कहता हूं यहाँ पे, मैंने से ऑल, तो मैं यहाँ पे मानता हूं कुछ बच्चों का कुछ बैकलॉग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा भी जो इंटरमीडिएट अकाउंटिंग चल रहा है उसमें तकरीबन 55 लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है? तो जब मैं कह रहा हूं 55 लेक्चर्स हुए हैं, तो अगर 55 लेक्चर्स में से अगर मेरा जो रन रेट है वो रन रेट चल रहा है तकरीबन 80% से 85% ऑफ द क्लास रन रेट, तो मेरे इस सवाल का जवाब हाँ है। तो मेरे सवाल का जवाब हाँ है। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो वार्म अप में पढ़ाए हो चाहे वो एकाग्रता में पढ़ाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना आज तक होना चाहिए था उसका 80-85% मेरा हो चुका है क्या? वार्म अप के चैप्टर्स अगर किसी ने नहीं किया है तो बेटा आपका प्रॉब्लम है। मैंने काफी छुट्टियां दी है आपको, अप्रैल महीने में मैंने बता बता के छुट्टियां दी थी आपको कि देखो इन दिन मैं छुट्टियां दे रहा हूँ। 30 दिन का अप्रैल महीना था और उस दिन 30 दिन के अप्रैल में मैंने तकरीबन 8 से 10 छुट्टियां आपको बोल के दी है कि आपको इतना इतना करना है। तो आपको ये देखना है कि मैं जहां से भी क्लासेस कर रहा हूँ, पेन ड्राइव से पढ़ रहा हूँ, फेस टू फेस क्लासेस से पढ़ रहा हूँ, मेरा सीए इंटरमीडिएट का जो क्लास में कंटेंट कवर हुआ है उस कंटेंट का 80 से 85% अगर मेरा कवर हो चुका है तो 80 से 85% को मैं ऑल कह सकता हूँ।
क्योंकि फिर बाकी का जो 10 से 15% बचा है ना, वो 10 से 15% आप बिल्कुल मैनेज कर लोगे। दैट इज वेरी मच मैनेजेबल, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सेशन के बाद मैं एक चीज बता देता हूँ। मैं एक प्लान किया है, ये सेशन के बाद मैं एक अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे आपके लिए क्लास रखूंगा, क्वेश्चन एंड आंसर क्लास, जहां पे आपके जो भी सवाल होंगे ना, आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको उसके जवाब दूंगा। समझ में आया? पहले आज का सेशन होने दीजिए। सारी बातें समझिए, सारी बातें सुनिए, उस पर थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए। मेरा एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर होने आने दीजिए। अभी कॉस्टिंग, एडवांस्ड अकाउंटिंग इंटर की एग्जाम चल रही है, वो हो जाने दीजिए। उसके बाद में मैं आपके लिए ये सेशन प्लान करूंगा। मैंने कहा है कि मैं इस टॉपिक पे 3 सेशंस लेने वाला हूं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो पहला सवाल है कि आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है क्या? दूसरी बात, ये क्लासेस सिर्फ नाम के लिए मैंने कंप्लीट की है, या हैव यू अटेंडेड ऑल द क्लासेस अटेंटिवली? बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस पे फोकस नहीं करते हैं, बट हमें करना है। सफर तय किया है वो अलग बात है, पर क्या सफर को अच्छे से तय किया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैंने क्लासेस देखना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यस होना चाहिए इसलिए मैंने क्लासेस देखी है, या लिटरली मैंने उन क्लासेस को सही से पढ़ा है? रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस होता है। मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए, रीडिंग नहीं चाहिए। मैंने क्लासेस देखी है, जो सर ने बोला है वो चीजें मेरे दिमाग में गई है, एटलीस्ट उस पॉइंट पे तो गई है। बाद में रिवाइज किया नहीं किया उसको बीच में मत लाओ, वो मेरा क्वेश्चन नहीं है। मेरा सवाल समझने की कोशिश करना, क्या मैंने क्लासेस अटेंटिवली देखी है? जैसे आज आप देख रहे हैं, आज का ये सेशन है, बहुत ईमानदारी से देख रहे हैं और ये मुझे समझ में आ रहा है। इतनी ईमानदारी से मैंने क्लासेस देखी है क्या? सर ने जो चीज बोली है, ऐसा ना हो सर आपने ना वो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का कंसेप्ट तो पढ़ा ही नहीं था क्लास में। अबे जाकर खोल के देख ले लेक्चर, उसमें पढ़ा हुआ है। कैसे बोल रहा है? So at that point of time, have you attended all the classes regularly? That's my second question, which you have to think in your mind, and you have to write answer for yourself in your register, not in the chat. I don't want anyone to write answer in the chat, क्योंकि मैं किसी को भी अच्छा या बुरा, ऊंचा या नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ। ये आपके लिए, आप और मेरे बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। तीसरा तीसरा सवाल, क्या आपके क्लास के रजिस्टर्स और नोट्स कंप्लीट हैं या नहीं? तीसरा सवाल, क्या आपके क्लास के नोट्स और रजिस्टर्स कंप्लीट है या नहीं? सर वो उस दिन ना मैं बहुत फीवर में था, आपने जब क्लास ली थी सर, अमालगमेशन चल रहा था, बहुत फीवर में था। पर सर मैंने क्लास देखी है सर, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 का आंसर यस होना चाहिए। मैंने क्लास देखी है सर, पर सर वो थोड़ा दवाई का नशा चल रहा था, तो मुझे याद ही नहीं कि अमालगमेशन की वो 5 कंडीशंस क्या है। और सर उस दिन जो आपने क्वेश्चन कराए ना सर, वो क्वेश्चन सर मेरे हुए नहीं है, रजिस्टर कंप्लीट नहीं है। भाई मेरी नजर में ना तूने क्लास की नहीं है, फिर ये समझ लेना, मेरी नजर में वो क्लास हुई नहीं है तेरी, ये चीज दिमाग में फिट कर लेना। जब मैं कहता हूं कि क्या आपकी क्लासेस कंप्लीट है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जुड़ा है क्वेश्चन नंबर 2 से, और वो जुड़ा है क्वेश्चन नंबर 3 से। ये चीज अपने माइंड में फिट कर लो। You cannot give conditional answers. Yes, sir, I have done class, but sir, I was not well. Since I was not well, therefore my registers are incomplete. That is not an acceptable answer. Either there can be yes or there can be no. There cannot be any conditional answer to any of these questions. ठीक है सर, तो ईमानदारी से आपको यस नो लिखना है यहाँ पे, है ना? उसको क्वांटिफाई नहीं करना है, 50% यस, 60% यस, क्वांटिफाई नहीं करना है। यस या नो, दो ही आंसर होगा, तीसरा नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4।
सर मुझे ना इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरी लाइफ बहुत सिंपल है सर, मैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में भरोसा करता हूँ। एक पढ़ेगी ना तो सीधा हो जाएगा। क्या मतलब सर? ये मैंडेटरी है। अगर इंटरमीडिएट क्लियर करना है ना, ये मैंडेटरी है। खुद के नोट्स बनाना मैंडेटरी है। ये समझ में आ रहा है? ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, पर्सन टू पर्सन डिफाइंड है, बट ये मैंडेटरी है। ओइला सर, मेरे को तो पता ही नहीं था, मैंने तो अभी तक चालू ही नहीं किया। चालू ही नहीं किया, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम। तो आज इसका आंसर नो लिखो। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों की एग्जाम नवंबर 23 में होगी, ये निश्चित है। नवंबर 23 में कोई तो स्टूडेंट यहां पे ऑल इंडिया 1 रैंक लेकर आएगा, वो भी निश्चित है। तो आपको क्या लगता है कि जो बंदा नवंबर 23 में ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आएगा, क्या आप ये बोल रहे हो कि सर वो तो अभी तक जन्म भी नहीं लिया है, वो तो भगवान श्री विष्णु का अवतार है सर, वो तो एकदम से अवतारित होगा, किसी तो सेंटर पे एकदम से प्रकट होगा और एकदम से प्रकट होकर पीछे चक्रा लगाकर मस्त एग्जाम देने को जाएगा? ए भाई, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ऐसे थोड़ी होगा। सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 की एग्जाम में जो भी बच्चा लड़का लड़की ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 आएगा, उसने जन्म ले लिया है, उसने आप ही की तरह शेड्यूल फॉलो करना चालू कर दिया है, उसने पढ़ाई चालू कर दी है। मां कसम, हो सकता है उसका स्टेटस आज आपसे बहुत अलग हो, बट अभी भी ये तय नहीं हुआ है कि वो AIR 1 आएगा या आएगी। अभी भी आपके पास चांस है, अपॉर्चुनिटी है कि आप AIR 1 आ सकते हो या AIR आ सकते हो। आपने अपने नोट्स बनाने चाहिए, आपने चार्ट्स बनाने चाहिए, वॉलपेपर्स बनाने चाहिए, सेक्शन की समरी बनानी चाहिए, फॉर्मूला की शीट बनानी चाहिए। ये तो सिर्फ मैंने इलस्ट्रेशन के लिए दिया है, इट्स नॉट अ कंक्लूसिव लिस्ट, इट्स एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। अपने पूरे रूम को वॉर रूम की तरह बना देना चाहिए, हर तरफ वही वो दिख रहा है। कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा का फोटो निकाल दो और उसको एक साथ रख दो, क्योंकि उनको ऊपर वाले ने भी एक बना दिया है, समझ रहे हो? अब तुम्हारे दीवारों पे चार्ट लग जाने चाहिए, कॉस्टिंग के, टैक्सेशन के सेक्शंस लगे हुए, अच्छा ये पूरी लिस्ट लगी हुई है, कंपनी लॉ के सेक्शंस लगे, पूरी लिस्ट लगी है, अच्छा ये हो जाना चाहिए। ये तुमने किया है क्या? कितना किया है मैं उसको क्वांटिफाई नहीं कर रहा हूं, किया है क्या? हाँ सर बनाया एक पेपर का, देखो सर ये एक पेपर का मस्त बनाया, तो भी आंसर नो लिख, तो भी नो लिख। सारे सब्जेक्ट का तुम्हारे कंट्रोल में तुम्हारा सब्जेक्ट कब होगा? मैंने एक एक्सरसाइज आप लोगों के साथ कुछ दिन पहले की थी, मेरे इंटरमीडिएट के बैच में बच्चों को मैंने पिछले मेंटरशिप सेशन नंबर 5 में बोला था कि बेटा जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का चार्ट बनाना 3 घंटे लगेंगे और देखो फिर उसका आउटपुट क्या होता है। बच्चों का रिजल्ट आया, सर क्या आउटपुट आया? सर पढ़ने में बिल्कुल अलग मजा आ गया, तो नींद से उठा के पूछो AS11 मेरे को समझ में आता है, एक एक चीज मेरे को AS11 की उसके ऊपर पता है। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। जिस भी दिन आप ये सेशन देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स पे आपको अपना स्टेटस लेना है उस दिन तक, और उसके बाद ये स्टेटस लेना है 31 मई को, क्योंकि 1 जून से GATO की बैच चालू होगी। आर यू कॉन्फिडेंट फॉर एटलीस्ट are you confident for at least 75% of the topics of all the subjects of group 1? और ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ये कॉन्फिडेंस आएगा कंप्लीटनेस से। कंप्लीटनेस को मैं कैसे डिफाइन करता हूं, ठीक है, अगले पेज पे जाकर लिखता हूं। कंप्लीटनेस का मतलब होता है आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपने मेरी क्लास बुक खत्म करना चाहिए, अकाउंट्स की, कॉस्टिंग की, मेरे जो नोट्स हैं जो प्लस के बच्चों को मिलते हैं, जो अमेजोन पे अवेलेबल है, कॉन्फ्रेंजा पे अवेलेबल है, बट आई विल रिकमेंड दोज नोट्स टू ओनली दो स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि अनसॉल्व है। किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, टीचर के नोट्स कंप्लीट किए क्या? ICI स्टडी मटेरियल आपका हो चुका है क्या? 75% चैप्टर्स ऐसे होने चाहिए जिसका ICI मटेरियल हो जाना चाहिए। मेरी बुक के ग्रोथ
और मैच्योरिटी के क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। तो जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनको पता है कि मेरी बुक के अंदर सेल्फ प्रैक्टिस सेक्शंस हैं जहां पे एडिशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए हैं जिसका नाम है ग्रोथ और मैच्योरिटी। तो क्या वो ग्रोथ और मैच्योरिटी के क्वेश्चंस आपने किए हैं? क्या आपने आईसीआई स्टडी मटेरियल सॉल्व किया है? और क्या आपने उन चैप्टर की एटलीस्ट एक रिवीजन, आई विल पुट अप दिस वे, एटलीस्ट एक रिवीजन आपने उन चैप्टर की है क्या? वो रिवीजन किसी भी नाम पर हो सकती है, किसी भी नाम पर। 0 माइल पे मैंने आप लोगों के लिए सेक्शनल टेस्ट बनाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 30 मार्क की मैंने आपकी टेस्ट बना के रखी है 3 चैप्टर्स पे। तो बस टारगेट रखो, वो 3 चैप्टर्स रिवाइज हो गए, वो 3 चैप्टर्स की टेस्ट दे दो, खत्म। 30 मार्क की टेस्ट को कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। 30 मार्क की टेस्ट को कितना पैसा लगेगा? 95 रुपीज। 95 रुपीज दिए, अरे 100 रुपया तो अपन ऐसे ही चलते फिरते उड़ा देते ना। 95 रुपीज दिए, 30 मार्क की टेस्ट दी, 72 आवर्स में पेपर चेक करके मिल जाएगा, रियलिटी चेक सामने। तो 30 मार्क की टेस्ट में से अगर सपोज मुझे 20 मार्क मिले तो देखो 10 मार्क कहाँ कटे, और जहां 10 मार्क कटे उसको रेक्टिफाई कर लो बैठ के तुरंत। पैचिंग वर्क कहते हैं, वो पैचिंग वर्क किया, काम खत्म। तो कम से कम 75% ऑफ द टॉपिक्स मेरे ऐसे होने चाहिए जिसमें मैं कंप्लीटनेस अचीव कर लेता हूं। मैंने यहाँ 100% नहीं कहा है, 75%। ये आपका यस है या नो है, सोचो और लिखो अपने रजिस्टर। निशांत सर का टैक्सेशन चल रहा है, टैक्सेशन में सर का आखिरी टॉपिक चल रहा है ना, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स और ये सब। बाकी पूरा टैक्सेशन हो चुका है, डीटी पूरा खत्म हो चुका है। ये पूरे डीटी में जो 75%, अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूं, 75%, 70 भी हो सकता है, 76 भी हो सकता है। मेरा स्टेटस क्या? मुझे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। कुल मिला के जब मैं यहाँ पे ये वर्ड डिफाइन कर रहा हूं ना, आर यू कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कंप्लीटनेस से आएगा, बराबर है। ऐसा हवा में तो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं ना। जब मैं मेहनत करूंगा, जब मेरा कुछ सिलेबस कंटेंट कवर होगा, तभी मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा ना। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आने के लिए क्या करने का है? ट्रिपल ए क्लास बुक करना है, ग्रोथ मेजोरिटी करना है, आईसीआई स्टडी मटेरियल। मैंने आरटीपी पीवाईक्यू यहाँ लिखे भी नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन से बाहर है। और कम से कम एक रिवीजन होनी चाहिए। आपको ये 10 सवालों का जवाब ना हर सब्जेक्ट के लिए देना है, लेकिन अभी फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेशन आई एम आस्किंग यू टू गिव एन ओवरव्यू आंसर, ओवरऑल आंसर। किसका ओवरऑल आंसर क्या है? यस है या नो है, सोचना। सब्जेक्ट वाइज भी आप चाहो तो इन क्वेश्चंस के आगे 4 कॉलम बना दो ना, अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, कॉस्टिंग, 4 कॉलम्स बना के आप आंसर लिख सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, आई होप इट्स क्लियर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैक्सिमम लोगों का नो होगा, मैक्सिमम लोगों का। आपको ये देखना है मेरी क्या पोजीशन है। ये वाले क्वेश्चन का जवाब उसी बच्चे का यस होगा जो खुद को पुश कर रहा है, जैसे मैं अभी खुद को पुश कर रहा हूं। अमरावती में आया हूं, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, अभी डॉक्टर के यहाँ जाना है, गला पूरा एलर्जी से भरा हुआ है, सफेद हुआ हुआ है, अंदर से एकदम व्हाइट हुआ हुआ है। आई कांट स्पीक टू मच। लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं खुद को पुश कर रहा हूं, खुद की लिमिट्स को पुश कर रहा हूं ताकि मैं कर सकूं, ये सेशन ले सकूं। दिस लर्निंग स्प्री, दिस स्ट्रीक शुड कंटिन्यू। आपको ये देखना है कि आपने कोई भी रिवीजन लेक्चर अटेंड किया है क्या।
मतलब वो करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। रेगुलर तो किया, उसके अलावा क्या मैंने अटेंड किया है क्या, या आपने कोई भी टेस्ट लिए क्या? अगर नहीं भी लिया ना तो अभी भी आपके पास मे बचा है। मे के अंदर आप इस पाप को, इस सवाल को जिसका जवाब नो है उसको आप यस कर सकते हो। अभी भी यस कर सकते हो। 0 माइल की कम से कम टारगेट रख लो कि अकाउंट्स की दो, कॉस्टिंग की दो, टैक्स की दो, लॉ की दो, 8 30 मार्क के 8 पेपर मेरे को सॉल्व करने। इस महीने में ये टारगेट रख लो। अगर उतना भी मैंने कर लिया ना तो मेरा ये सवाल का जवाब क्या बन जाएगा? नो से बन जाएगा यस। ये बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ना आपको थियोरेटिकली चैलेंज करता है, रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 7। क्या मैं फिजिकली और मेंटली उतना स्ट्रांग हूं? या मैं ऑलरेडी आई एम ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, या मैं बहुत जल्दी गिव अप करने वाला हूं? बार बार मेरा दिल दिमाग मुझे कोसता है कि यार ये क्या रूटीन है, कब खत्म होगा ये रूटीन, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। अगर ऐसा दिमाग में आता है तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं, उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं? क्या आप इस एगनी को, इस एगनी को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्या आप इस शेड्यूल को अगले 3 महीनों तक मेंटेन कर पाएंगे? जैसे आप पिछले 3.5 महीनों से मेंटेन कर रहे हैं, अगले 3 महीनों तक भी क्या आप इसे मेंटेन कर सकेंगे, कर पाएंगे? अगर हाँ तो यस लिखिएगा, अगर ना तो नो लिखिएगा, और ऑनेस्ट आंसर चाहिए, ऑनेस्ट आंसर चाहिए। जब से जीवन चालू हुआ है तब से कुछ लोगों को दादाजी और दादी जी जैसा फील हो रहा होगा। उसके पहले तक कोई बीमारी नहीं थी। जैसे दादा दादी कहते हैं ना, घुटने दुख रहे हैं, आज तो बेटा कमर बहुत दुख रही है। आई एम श्योर ये इंडिकेटर्स आपने फील किए होंगे। बैक पेन, नेक पेन, आईज, दे आर वेरी कॉमन। कुछ परमानेंट डैमेज भी हो जाता है, जैसे जब अपन लिखते हैं ना कहीं पे पेन पकड़ के पाम रेस्ट करके लिखते हैं, मेरे लिटिल फिंगर का जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, यहाँ की चमड़ी परमानेंटली कड़क हो गई है, लिटरली। कभी भी आप मुझसे मिलोगे ना, हैंडशेक करते समय देखना, यहाँ की स्किन ना परमानेंटली कड़क हो गई है। बिकॉज इतना फ्रिक्शन होता है ना लिखते समय, इतना लिखते हैं, इतना फ्रिक्शन होता है। तो वो फ्रिक्शन के वजह से, जैसे गिटार जब आप बजाना सीखते हैं तो शुरुआती दिनों में आपके खून आता है, क्योंकि गिटार की स्ट्रिंग्स होती है, तार होती है, तार को उंगलियों के प्रेस करते हैं तो खून आता है। फिर बाद में वो यहाँ की जो टिप्स की स्किन होती है ना वो कड़क आ जाती है, बिकॉज
बॉडी हमारी ऐसी बनी है कि हमारी बॉडी हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए तैयार है, तो कड़क स्किन आ जाती है। फिर हम गिटार के स्ट्रिंग्स को कितना भी हार्ड प्रेस करें, फिर ब्लड नहीं आता है, फिर नहीं आता है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऐसे चीजें देखेंगे। मैं बोलता हूं, मेरे लिए ये बहुत कॉमन है, थ्रोट का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। मुझे पता है कि मैं कोई अगले 10-15 साल नहीं पढ़ा पाऊंगा, बहुत हो गया 4-5 साल 6 साल, इसके ऊपर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मेरी अब आवाज 100% वैसी नहीं है जो आज से 4 साल पहले थी। देर इज 2-5% डिटोरियोरेशन ऑलरेडी हैपेंड, और अगले 4-5 सालों में और 2-5% हो ही जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। तो ये नेचुरल और ये नॉर्मल वेयर एंड टेयर है। ये वेयर एंड टेयर के साथ आप तैयार हो क्या? अगले 3 महीने और 10 घंटे आप बैठ सकते हो क्या, पढ़ सकते हो क्या? ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग ना पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं। दो एनवायरमेंट्स चलते हैं, एक जो हमारे दिमाग के अंदर होता है, दिल के अंदर होता है, और दो जो हमारे आसपास का होता है। इनर एनवायरनमेंट, आउटर एनवायरनमेंट। मैं क्लास में जब रेज हैंड फीचर पे बच्चों से बात करता हूं, तो आपने भी काफी बार देखा होगा, मुझे दो टाइप के बच्चे मिलते हैं। एक, इवन तो जिनका बैकलॉग होता है ना, बट बहुत पॉजिटिव होते हैं यार, बहुत पॉजिटिव। आपने देखा होगा कुछ बच्चे, हाँ सर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है सर इतना बैकलॉग लग गया, बट सर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, कर लेंगे। दूसरे, आपने ऐसे भी कॉल्स देखे हैं, भाई उसकी कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर भी वो बच्चा रो रहा है। याद है ना आपको, ऐसे कॉल्स हुए क्लास में, रेज हैंड में ऐसे कॉल्स हुए, उसकी कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं है। भाई मैं जो, सर बहुत बैकलॉग लगा है, बहुत परेशान है सर, ये हो गया। मैंने बताओ बेटा क्या बैकलॉग? सर पता है आपको 3 लेक्चर्स का बैकलॉग लगा। मैं बोला हाई, 3 लेक्चर्स के बैकलॉग पे इतना बवाल? इतना बवाल? तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, डिपेंडेंट है पर्सन टू पर्सन पे। कभी भी ध्यान रखना, प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ डू यू हैंडल दैट प्रॉब्लम, हाउ यू मैनेज दैट प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इंसान छोटी सी प्रॉब्लम को भी राई का पहाड़ बना देता है, बहुत बड़ी बनाता है। और कोई इंसान का अप्रोच ऐसा होता है कि प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसको हैंडल कर लेता है बहुत स्विफ्टली, बहुत आराम से, बहुत कामली। तो आप क्या मेंटली फिट है? आप क्या इनर एनवायरनमेंट सही है? मतलब आप अगर अभी से ही डरे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, जस्ट आउट ऑफ फैंटेसी आंसर यस मत देना। कि नहीं, अगर मैं दोनों ग्रुप नहीं दूंगा तो मैं बड़ा नीचा फील करूंगा, ऐसा मत करना। यू शुड नॉट फील दैट, नहीं फील करना चाहिए। जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। सर नहीं सर, मैं ऐसा हूं और मैं ऐसा ही हूं सर, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे को कोई भी चीज का बहुत जल्दी टेंशन आ जाता है सर, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। आउटर एनवायरनमेंट का मतलब क्या? घर की परिस्थिति कैसी है, घर में कोई फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो गया है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई है, कोई अकस्मात हो गई है, इमरजेंसी हो गई है, उससे भी आपका मेंटल एनवायरनमेंट खराब होता है। तो वो परिस्थिति क्या है, उस चीज का आपको रखना है ध्यान, है ना? और लास्ट क्वेश्चन है, am I ready to make some more sacrifices for next 3 months?
बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। मैं जब से अमरावती आया हूं, अपने घर पे आया हूं, अपने होम टाउन में आया हूं, मुझे लग ही नहीं रहा मैं अमरावती आया हूं, क्योंकि जब से मैं आया हूं तब से बहुत बिजी हूं। मैं 1 तारीख को यहाँ पहुंचा। 1 तारीख का दिन गया सेटअप करने में, स्टूडियो बनाने में, इंटरनेट लगवाने में, नया इन्वर्टर, उसका ब्लॉग बनाया मैंने, इंस्टाग्राम पे आएगा, देखिएगा। मेरे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर स्विट्जरलैंड में रहते हैं, वो आए हुए हैं अमरावती, उनसे उनके साथ टाइम स्पेंड किया। 2 तारीख को सुबह 8 बजे से मैं क्लास में लग गया, क्योंकि 3 तारीख को इंटरमीडिएट अकाउंट्स का पेपर था। आप लोगों की क्लास के बीच में ही वो आए थे मुझसे मिलने, अगर आपको याद हो। नहीं, आफ्टरनून की क्लास में। तो वो स्विट्जरलैंड वापस जा रहे थे और मैं उनको सी ऑफ नहीं करने जा सका। आई कुडंट गो टू सी हिम ऑफ बिकॉज मैं क्लास में था। बिलीव मी, मैं अपने दिन का पूरा टाइम ना स्टूडियो में स्पेंड कर रहा हूं अमरावती में। मुझे फील ही नहीं हो रहा है मैं अमरावती में आया हूं। ये सैक्रिफाइसेस है। और अब ये करते करते मैं 26 को वापस चला जाऊंगा बैंगलोर, क्योंकि 3-4 तारीख को मैराथन देने दिल्ली जाना है। मैं 1.5 साल बाद अमरावती आया हूं, 1.25 साल बाद। वापस मैं कब आऊंगा मुझे अभी पता नहीं। पर जब मैं अमरावती नहीं आया था ना, अपने होम टाउन, तो मैं बहुत कुछ सोचा करता था कि जब मैं अपने घर जाऊंगा तब मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। लेकिन जब मैं यहाँ हूं तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, लिटरली कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक सैक्रिफाइस है। आई एम श्योर आपने भी ऐसे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए होंगे। अगर आप ये सैक्रिफाइसेस के लिए तैयार हैं अगले 3 महीने, तो इसका जवाब हाँ देना है, नहीं तो इसका जवाब ना देना है। अब आपके पास सारे जवाब तैयार हैं। अब मैं आपको बताता हूं सिंपल चीज, 5 मिनट और लगेंगे। अगर आपके यस जो है, नंबर ऑफ यस जो है, दे आर ग्रेटर देन 8, 8 से ज्यादा सवालों के जवाब अगर यस है, तो आपको कोई सेकंड थॉट नहीं देना चाहिए। यू शुड गिव बोथ ग्रुप्स इन नवंबर 2023। No second thought. I am assuring you, you are ready. Both groups in November 23. Yes, you are YES. Yes, ready for it. More than it. More than it. If my dear friends, 7 और 8, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा वापस, सॉरी। If 7 और 8 क्वेश्चंस आर यस, अगर 7-8 यस है, 7 भी है तो भी, 8 है तो भी, तो यू मे थिंक ऑफ both group, or you can appear for group 1 plus any 1 or 2 subjects of group 2। अरे सर ये दे सकते हैं क्या? हाँ, इसके बारे में अगले सेशन में बात करेंगे, बट ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है। एग्जाम फॉर्म आपको दोनों ग्रुप की भरनी पड़ेगी, लेकिन आप पढ़ाई जो है ना सिर्फ 2 सब्जेक्ट की करेंगे, 2 सब्जेक्ट की नहीं करेंगे, लेकिन अटेंडेंस चारों सब्जेक्ट में मैंडेटरी है। मतलब मैं टारगेट ये रखूंगा कि मुझे ग्रुप 1 क्लियर करना है और ग्रुप 2 के 1 या 2 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लाना है, तो ही इस ऑप्शन का फायदा है। डिटेल में बात करेंगे अगले सेशन में, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना, ध्यान रखना। पेपर 8 होते हैं, मैं 8 की तैयारी नहीं करूंगा, क्योंकि 8 मेरे लिए ज्यादा है, 4 मेरे लिए कम है, तो मैं 6 की तैयारी करता हूं। लेकिन ये जो 2 सब्जेक्ट्स आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, इन सब्जेक्ट का यूज कब होगा? जब आप इन सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन लेकर आओगे, नहीं तो ये ऑप्शन किसी काम का नहीं है। एग्जाम्शन लाने के लिए क्या प्रिपरेशन है आपको पता है। और अगर आपके यस जो है दैट इज लेस देन 6, तो आपका आंसर है कि आपको सिर्फ एक ग्रुप देना चाहिए। You should appear for only and only group 1। दोस्तों, एक ग्रुप या दोनों ग्रुप
एक अटेम्प्ट या मल्टीपल अटेम्प्ट में सीए बनने में कितना फर्क पड़ता है, मैंने उस पर एक अलग वीडियो बनाया। आंसर है ओनली 4%। रियली स्पीकिंग ऐसा कोई रूल नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट की ही वैल्यू होती है, मल्टीपल अटेम्प्ट सीए की वैल्यू नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अननेसेसरी खुद को उससे प्रेशराइज मत करना। मैं आपको बताता हूँ नेगेटिविटी किस चीज से बढ़ती है। नेगेटिविटी तब बढ़ती है, नेगेटिविटी उस चीज से बढ़ती है जब मैं एग्जाम में जाता हूं और खाली हाथ वापस आता हूं। अगर मैं खाली हाथ वापस आता हूं ना और मैं फेल होता हूं ना, तो उसका जो आपके दिल और दिमाग पे इंपैक्ट होता है ना, वो 2-3 अटेम्प्ट से कई गुना ज्यादा होता है। यू शुड नेवर अपीयर फॉर एग्जामिनेशन अनलेस यू आर डैम प्रिपेयर्ड फॉर इट, चाहे वो एक ग्रुप हो या 2 ग्रुप हो। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप करने वाले की शादी लेट होगी, जॉब लेट मिलेगी, 2 ग्रुप करने वाले की जल्दी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। जैसे कि मैंने कहा, इस सेशन के ऊपर मैं एक Q&A सेशन कंडक्ट करूंगा अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे, जरूर अटेंड कीजिएगा। 0 माइल की टेस्ट परचेज कर लेना, क्योंकि अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर में 50% ऑफ दे रहा है अनअकैडमी। उसके बाद में आपको डिस्काउंट का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। ये 10 क्वेश्चंस के ऊपर सोचना है, इसके ऊपर प्लान करना है। फिर से मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में, तब तक गुड डे, शब्बा खैर। मेरी ग्रुप 2 की बैच जो है वो चालू हो रही है जून 2023 से। प्लानिंग है 1 जून से, बट मैं दिल्ली में रहा तो 5 जून से भी चालू हो सकती है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।